गुड मॉर्निंग कोहिनूर, मैं हूं आपकी होस्ट ईरम सफ्दर। खूबसूरत दिन का आगाज हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कॉल है कि रिस्क के पीछे अपना ईमान मत खराब करो। रिस्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत। आज की सूरत हाल पे ये जो उनका कॉल है वो इतना सूट कर रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना शुरू कर दी है हमने। जैसे कोरोना आया, मास्क की कीमत ज़्यादा हो गई, उसके बाद हैंड सैनिटाइज़र नहीं मिल रहे थे, बहुत सी प्रॉब्लम देखने में आई क्योंकि लोग जो है वो राशन डोनेट कर रहे थे। तो लोगों ने क्या किया, जो राशन की कीमत थी, जो चीज़ों की कीमत थी वो ज़्यादा कर दी। ऐसे बहुत कम लोगों ने किया, लेकिन ऐसा किया गया। लेकिन बाद में इस पे भी कंट्रोल हो गया। अभी काफ़ी हद तक गवर्नमेंट भी इस पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। आज की अगर बात की जाए तो आज हम गुर्दे की पेन के बारे में बात करेंगे। आखिर ये पेन होती भी है या नहीं, क्योंकि अक्सर होता है ना कि हमें किडनी में कोई प्रॉब्लम हो तो हम लोग कहना शुरू कर देते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कीजिए। क्या जो गुर्दे हैं उसमें जो स्टोन होता है वो कैसे होता है, कैसे पैदा होता है, क्या वजह होती है, किस वजह से वो स्टोन बनता है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। इसके अलावा हम सितारों की चाल के बारे में बात करेंगे, हाल के बारे में बात करेंगे, क्या सूरत हाल है। कोरोना के बारे में भी आज हम बात करेंगे कि कब तक ये रहने वाला है, कितनी देर तक ये स्टे करेगा, कब ख़त्म होगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। किन के सितारे बड़े अच्छे जा रहे हैं और किन के सितारे थोड़े डाउन है, किन्हें एहतियात करनी चाहिए, जिन्हें मोहतात रहना चाहिए, इस बारे में भी आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगी अपने बड़े प्यारे मेहमान हैं आज हमारे साथ, जो हमें बताएंगे जी सितारों की चाल के बारे में। वेलकम करना चाहूँगी डॉक्टर मोहम्मद अली का। खुशामदीद जनाब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, हम आपसे हमेशा सितारों के बारे में भी बात करते हैं, लेकिन आप एक ज़बरदस्त टीचर भी हैं, आप एक उस्ताद भी हैं, तो हमेशा की तरह हम आपसे टीचर और स्टूडेंट के बारे में भी बात करेंगे। आज आप देख सकते हैं कि कैसे हमने ऑनलाइन सिस्टम सारा कर दिया एजुकेशन का, कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नहीं, इस बारे में भी आज हम बात करेंगे। इनके साथ बड़े ज़बरदस्त हमारी सिंगर मौजूद है। मैं वेलकम करना चाहूँगी नुमान का। खुशामदीद नुमान, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, खैरियत से हैं आप? जी। कैसा चल रहा है आपका ये लॉकडाउन के बाद ये जो सूरत हाल है उसमें? सो है, बस काम तो चल रहे हैं, लेकिन रिलीजिंग में कुछ देर सवेर आजकल चल रही है। ठीक हो गया, मतलब कुछ देर सवेर चल रही है, कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम बंद नहीं हुआ, नहीं बंद। ठीक हो गया। इनके साथ हमारे बड़े जबरदस्त डॉक्टर मौजूद हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं वकास शबीर। खुशामदीद जनाब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप खैरियत से हैं? जी बिल्कुल। जनाब, हमने कोरोना से, क्योंकि हम हमेशा अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं, तो मैं आज आपसे भी पूछना चाहूँगी, क्या कोरोना का कोई इलाज है, कोई मेडिसिन है जिससे इसका कोई ट्रीटमेंट हो जाए होम्योपैथिक में? अभी तो कोई मेडिसिन नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन के लिए जो है वो मेडिसिन है। मेडिसिन है? क्या मेडिसिन है, क्या यूज कर सकते हैं आप? वो प्रिकॉशंस के लिए जो सिम्टोमेटिकली जो है इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। किया जा सकता है, क्या आप थोड़ा सा बताएंगे? सिम्टोमेटिकली जो हमारी होम्योपैथिक है उसमें इसकी एक मेडिसिन है जो रिसेंटली अभी इंडियंस जो है वो यूज कर रहे हैं, आर्सेनिक कैल्ब जी। ये जो है ये प्रिकॉशन के तौर पर जो है वो इंडियंस जो है वो यूज कर रहे हैं। जी जी। इसमें ये होता है, आर्सेनिक जो है ये आपके जो है फ्लू को, उसके बाद आपके जो है गला खराब हो रहा है, इसको कंट्रोल करता है, खराब नहीं होने देता, इसको खराब नहीं होने देता। डॉक्टर अली हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, कोरोना की सूरत हाल आपने देख रही और ये जो है चलता ही आ रहा है। हमें लग रहा था 1 मंथ 2 मंथ्स कहीं ना कहीं हम कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन नहीं किया जा रहा। क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप मजीद इस बारे में? देखिए जी, एस्ट्रोलॉजिकली हम बात करते हैं तो एस्ट्रोलॉजिकली जो मैं जहाँ तक मुझे समझ आई है इस चीज़ की जी, ये अभी इट विल बी लाइक अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस, ये अभी चलेगा। ये अभी फिलहाल अगर हम प्रिडिक्ट कर दें जी कोरोना इस डेट को ख़त्म हो जाएगा जी, तो ये गलत बात है। कोरोना जो है आप समझ लीजिए कि अगले 2 साल 2.5 साल तक जो है एक लाइफस्टाइल के तौर पे हमें अपनाना पड़ेगा, मजबूरी की हालत में, मजबूरी की हालत में। और क्योंकि देखें इसकी अभी तक वैक्सीन वगैरह नहीं है, इसके लिए प्रिकॉशंस, जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी कहा है, प्रिकॉशंस हैं, मगर इसकी मेडिकेशन जिस वक्त आएगी तो तभी, अभी मेडिकेशन इसकी नहीं है, अभी वैक्सीनेशन जो है वो भी तैयार नहीं है इसकी। बिल्कुल, इस पे काम और दूसरी बात ये है कि जो स्टार्स हैं उनके हिसाब से मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि ये वबा जो आती है, मार्स और राहु जिस वक्त होते हैं इकट्ठे, मार्स और केतु जिस वक्त इकट्ठे होते हैं, तो
पेंडेमिक फैलाते हैं। ये मॉडल इस वक्त जो चल रहा है कोरोना का, ये 1918 का मॉडल है। 1918 में स्पेनिश फ्लू जो आया था जी, तो उससे तकरीबन 5-6 करोड़ लोग जो हैं वो हलाकत में चले गए थे। और उस वक्त भी सिचुएशन यही थी कि मार्स और केतु इनकी आपस में नज़र जो थी वो नेगेटिव थी। स्टार्स की जो नजरात होती है ना वो बड़ा काउंट करती हैं, तो मुकाबले की नज़र जब होती है वो नहस होती है और वो कोई बड़ी आफत, बीमारी या कोई इस तरह की चीज़ जो है वो लेके आती है। 1914 में जिस वक्त जंग अजीम पहली शुरू हुई तो उस वक्त भी मार्स और केतु जो थे वो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के ऊपर नेगेटिव नज़र के साथ थे। तो इस वक्त भी 2020 या आप कह लीजिए कि 2019 के एंड के ऊपर मार्स और केतु इकट्ठे थे और बहुत करीब थे, और जनवरी में आके इनका एंगल जो है वो बिल्कुल सीधा हो गया, नेगेटिव एंगल जो है, और फिर ये वबा जो है पूरी दुनिया में ये फैली। तो अभी तक इस तरह की सिचुएशन नहीं है सितारों के हिसाब से। अगर हम देखते हैं तो अभी भी ये है कि अब मार्स और राहु जो हैं जी, उनकी नेगेटिव नज़र जो है वो चल रही है। इसकी वजह से अभी इसके ख़त्म होने के इम्कानात नहीं है, बल्कि हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि ये प्रोलॉन्ग करेगा। ठीक है, कोई आइडिया है कब तक ये चलेगा या हमें यूज टू होना पड़ेगा इसके साथ साथ? ये मैंने अर्ज किया कि एक लाइफस्टाइल के तौर पे इसको लेकर चलना होगा। जी बिल्कुल, ठीक हो गया। हमारे साथ नोमान मौजूद है। मैं पूछना चाहूंगी कैसे आप, खैरियत से हैं? और आपने सिंगिंग कब शुरू की? सिंगिंग का स्टार्ट मेरा जो माजी है वो स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है जी। तो मैं अपनी नेशनल टीम का खिलाड़ी था, तो उस टाइम पे हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, तो उसी टाइम पर कुछ आप समझते हैं कि वो थके होते हैं तो कुछ नया करने को दिल करता है, तो उस टाइम पर ही मुझे शौक हुआ। और कुछ सिंगर्स जो होते हैं वहाँ पर मौजूद भी होते हैं, थोड़ा बहुत जो गाते हैं खिलाड़ी जो होते हैं, तो बस वो चलते चलते कुछ ऐसा एनवायरनमेंट बना कि रोज़ गाना शुरू हो गए। तो फिर जो फ्रेंड थे उन्होंने कहा कि आप सिंगिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं। अच्छा, तो बस उसके बाद मैंने लर्निंग शुरू की टीचर से, अलहमरा से भी सीखा जी। तो उसके बाद तकरीबन 5 साल हुए हैं तकरीबन फील्ड में आए जी। तो मुश्किलात हुई नुमान आपको, क्योंकि आप एक खिलाड़ी थे, फिर आपने वो दोबारा सिंगिंग में आए और बड़ा एक डिफरेंट फील्ड है आपकी। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। प्रॉपर टाइम देना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप टाइम टेबल अच्छा कर लें तो आप उसको कर सकते हैं कंटिन्यू, लेकिन प्रॉपर टाइम देना वो बहुत मुश्किल काम होता है। तो एक प्रोफेशनल खिलाड़ी के लिए या किसी प्रोफेशनल मतलब आदमी किसी भी फील्ड से जो ताल्लुक रखता हो, तो ये भी टाइम फुल ही मांगती है तकरीबन सिंगिंग जो है। प्रॉपर अगर उसको ज्वाइन करना है, आपने प्रैक्टिस भी करनी है, जैमिंग करना है, उसमें सब कुछ जाहिर है इसको टाइम देना पड़ेगा। तो आपके टीचर का क्या नाम है? मेरे जो फर्स्ट टीचर हैं वो मैं मोहम्मद रफ़ी साहब को कहता हूँ जी। उनसे मैंने इंस्पायरेशन थी। उसके बाद मैंने प्रॉपर जो सीखा वो इश्तियाक जाफरी साहब हैं, फिर रऊफ साहब हैं अलहमरा के, उनसे भी सीखा। तो जी नुमान, मैं पूछना चाहूंगी कि एक सिंगर के का टीचर होना, उस्ताद होना कितना जरूरी है? देखिए, अगर आप समझते हैं कि मैं बहुत ज्यादा अच्छा गाना चाहता हूँ जी, जिसे आप कहते हैं कि मास्टर करना चाहता हूँ, तो उसके लिए तो टीचर मस्ट है, उसके बगैर आपको गुजारा नहीं है। अगर आप कम्पीट करना चाह रहे हैं दुनिया के साथ तो उसके लिए बहुत जरूरी है सीखना। उसके लिए सीखना बहुत जरूरी है। अभी भी सीख रहे हैं? सीखने का तो अब शुरू है और चलता रहेगा जी। तो अभी आप सीखते हैं, रियाज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं आप? जी डेली? हाँ जी, तकरीबन डेली चलता है। ज़बरदस्त, ये ज़रूरी भी बहुत है प्रैक्टिस करना। और हमारे बड़े कम सिंगर हैं जो ये कहते हैं कि हमारे टीचर भी हैं, उस्ताद भी हैं, और हम डेली प्रैक्टिस भी करते हैं, क्योंकि आजकल गूगल और यूट्यूब से आप इतना सीख रहे होते हैं। जी। तो मेरा नहीं ख्याल कोई जाता है क्लास अटेंड करने या अपने उस्ताद के पास स्पेशली ये क्लास लेने के लिए। तो ज़बरदस्त, वेरी नाइस। अगर आपने सीखा है प्रॉपर, ऊपर से अभी तक आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब से भी पूछेंगे। डॉक्टर साहब, गुर्दों की पेन ये हम अक्सर सुनते हैं, और जब पेन होना शुरू करते हैं पहले हम तो अपने घर में बता देते हैं कि जी आपको गुर्दे की पेन है, कोई टेस्ट किए बगैर। तो क्या कोई पेन होती भी है या नहीं होती? गुर्दे की जो पेन होती है वो स्टोन की वजह से होती है या लैक ऑफ वाटर की वजह से। जब आप पानी बहुत ज़्यादा कम पीते हैं
تو اس وجہ سے جو ہے وہ پین سٹارٹ ہوتی ہے, یا اس میں اگر کنکریشنز آ جاتی ہیں یا سٹونز بننا شروع ہو جاتے ہیں تب پین ہوتی ہے گردے کی, تب پین ہوتی ہے. کیونکہ میں نے ایک ڈاکٹر صاحب کا کڈنی اسپیشلسٹ تھے, انہوں نے کہا ایسے کوئی پین نہیں ہوتی اس کی. پین جب سٹون آئے گا تب پین ہوگی, یا نیفرائٹس کا پرابلم ہوگا گردوں میں جب سوزش ہوگی تب پین ہوگی, اس کے بعد اس کے علاوہ پین نہیں ہوگی. ویسے سٹون یہ جو بن جاتا ہے آپ کی کڈنی میں, یہ کیوں کیسے بن جاتا ہے, کس وجہ سے؟ کیلشیم ڈیفیشنسی کی وجہ سے اور لیک آف واٹر کی وجہ سے. اور جب آپ کیونکہ آپ پانی جو آج کل فلٹر نہیں ہے, وہ خراب پانی ہے بہت زیادہ. پانی جو منرل واٹرز پی رہے ہیں تو وہ تو ہر بندہ تو افورڈ نہیں کر سکتا, لیکن جو فلٹر پلانٹس لگے ہوئے ہیں ان وہاں سے لے رہے ہیں, اس میں کیمیکل کے ساتھ اس کو صاف نہیں کیا جا رہا, تو لوگ وہی پانی پینا شروع کر دیتے ہیں, تو اس میں ریت وغیرہ جو ہے وہ اسی کے اندر ڈیزولو ہوتی ہے. تو جب آپ پانی زیادہ پینا شروع کرتے ہیں تو وہ کڈنی سٹونز میں وہ نمکیات, غیر ضروری فاسد مادے جو ہے, اور چکنائی جو لوگ زیادہ لیتے ہیں, وہ ساری اکٹھی ہو کے تو ایک میس فارم بن جاتی ہے جس کو ہم سٹون کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, جسے ہم سٹون کہتے ہیں. یہ صرف ایک پانی ہی وجہ ہے, اس کے علاوہ اس کے کئی کازز ہیں. دے آر مینی کازز آف کڈنی سٹونز. ٹھیک ہے, آپ بتائیں گے کوئی اور ریزن پانی کے علاوہ, کیونکہ اکثر ہمارے گھروں میں تو اب پانی بوائل کر کے یوز کیا جاتا ہے. سب سے جو پہلے فاسٹ فوڈ اور وہ ڈرنکس جس میں سوڈاز ہے, اس کی وجہ سے جو ہے یہ کڈنی سٹونز جو ہے بننا شروع ہوئے ہیں. اور لیکن آج جو ہے ہر 100 میں سے 70 بندوں کو یہ کڈنی سٹونز کا پرابلم ہے. کڈنی کی بیماری ڈے بائی ڈے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے لوگوں میں بڑھتی جا رہی ہے, کیونکہ پانی لوگ جو ہے وہ بہت کم پی رہے ہیں, اور ڈرنکس جو ہیں سافٹ ڈرنکس وہ بہت زیادہ لے رہے ہیں. اچھا, جب پین سٹارٹ ہو جاتی ہے اس وقت ہم کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کیجیے, اکثر ہی آپ نے بھی سنا ہوگا, تو کیا پانی کا اس وقت استعمال کرنا زیادہ چاہیے یا نہیں؟ اس وقت یہ ہوتا ہے کہ اگر تو کنکریشن ہے, ریت ہے, تو پانی کے ساتھ وہ نکل جاتی ہے, پین ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اگر کنکریشن نہیں, اگر وہ سٹون کی شکل اختیار کر چکا ہے تو پھر وہ جو ہے وہ پانی کے ساتھ نہیں ٹھیک ہوگی, اس کا پھر مکمل جو ہے ڈائگنوز کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اس بارے میں مزید بات کریں گے کہ سمٹمز کون کون سے ہوتے ہیں, پھر کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے. ڈاکٹر علی سے پوچھیں گے. ڈاکٹر علی, آپ بیکاز ایک زبردست ٹیچر بھی ہیں, ڈفرینٹ یونیورسٹی کے ساتھ منسلک بھی ہیں, آن لائن ہم نے سسٹم کر دیا ہے ایجوکیشن کا, یونیورسٹیز میں بھی بہت سی جو کلاسز آپ کے کورس ہیں پڑھائے جا رہے ہیں, کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ بہتر ہے یہ کنڈیشن, ہم لوگ اس کو ساتھ لے کے چل پائیں گے یا نہیں؟ دیکھیے, آن لائن جو ہے کرونا کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں, مگر اگر ہم بات کرتے ہیں نا آن لائن اسٹڈیز کی, تو یہ کوئی نئی چیز ہے نہیں. ٹھیک ہے, آن لائن لوگ جو ہیں وہ ڈگریز کر رہے ہیں. یہاں پہ بھی ہمارے دیکھیے کہ ورچوئل یونیورسٹی ہے, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے, ٹھیک ہے, اور باہر کے جو ممالک ہیں, یورپین ممالک ہیں, امریکن یونیورسٹیز ہیں, وہ بھی آپ کو آن لائن ڈگریز جو ہیں وہ دیتے ہیں, آن لائن پڑھاتے ہیں. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ ہم نے اس کو میں پازیٹیو وے میں لیتا ہوں کہ ہم لوگوں نے اپنے قدم جو ہیں بڑھائے ہیں ایک ماڈرن سٹائل آف اسٹڈی کی طرف. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اپنی جو کمفرٹ زون ہے اس میں رہتے ہوئے بہتر پرفارم کر رہا ہے اس وقت. پاکستانی اسٹوڈنٹ کی میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ اٹس سم تھنگ ویری نیو فار دیم, کہ جو بچے یونیورسٹیز میں جا رہے تھے ایک دم وہ گھر میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں ہم لوگ. مگر یہ ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ کوئی نیگیٹو چیز ہے, میرا خیال ہے کہ یہ ٹھیک ہے, اس میں وہ لوگ بھی پڑھ سکیں گے. لیکن سوری ٹو کٹ یو ڈاکٹر صاحب, لیکن بہت سی ٹیچرز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے آلریڈی بہت لیزی تھے جب یونیورسٹی یا اسکول یا کالج میں آ رہے تھے, اب ہم نے ان کو مزید لیزی کر دیا ہے. اب سب کی اپنی مرضی ہے کب گروپ جوائن کریں نہ کریں, کیونکہ وہ ایک ڈر ہوتا تھا نا اٹینڈنس کا کہ آپ آئیں گے ورنہ آپ کو نکال دیا جائے گا, سیمسٹر میں آپ جو ہے ایگزام میں نہیں بیٹھ سکیں گے. لیکن وہ سسٹم اب تھوڑا سا چینج ہوا ہے نا, تو یہ تھوڑا سا ڈر ہے ہمیں کہ وہ جو گروپ ہے وہ جوائن کریں گے نہیں, وہ اس طرح سے اپنی کلاس اٹینڈ کر پائیں گے یا نہیں. میں بڑا نا سمپل سا آپ کو ایک عرض کرتا ہوں, جواب کوشش کرتا ہوں. ڈاکٹر عبد القدیر خان جو ہیں وہ کتنے, ایک ہی ہے نا, یا آپ لوگوں کے نام لے لیں, قائد اعظم کے نام لے لیں, ٹھیک ہے, جنہوں نے پڑھنا ہے نا, جن اسٹوڈنٹس نے, وہ گھر میں بیٹھے ہوں, وہ گھر سے باہر بیٹھے ہوں,
ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ ٹیوب لائٹس یا جو اسٹریٹ لائٹس ہیں ان کے نیچے بھی لوگوں نے بیٹھ کے پڑھا ہے, اور وہ ہماری بیوروکریسی کو چلانے والے لوگ جنہوں نے پڑھنا ہے انہوں نے کہیں بھی پڑھ لینا ہے, جنہوں نے نہیں پڑھنا ان کو آپ آکسفورڈ میں بھیجیں, وہ وہاں سے بھی باہر نکل آئیں گے. ٹھیک ہو گیا, سمپل سا جواب ہے, جنہوں نے پڑھنا ہے انہوں نے آن لائن کلاسز بھی لے لینی ہے. ان کی نیت ہے کہ ہم نے پڑھنا ہے, ہم نے کچھ کرنا ہے, دے ول پرفارم اینی ویئر, وہ کہیں پہ بھی ہوں گے, ان کی نیت ہے, ان کا ذہن ہے پڑھنا ہے, وہ پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب ہے اسٹوڈنٹ کو فائدہ تو ہو رہا ہے, مطلب کہ آپ جا نہیں رہے تھے, یہ جو بھی ہمارا صورتحال چل رہی تھی, ایٹ لیسٹ آپ کو کلاسز مل رہی ہیں, آپ کو پڑھایا جا رہا ہے, اس میں ٹیچر کو فائدہ ہو رہا ہے. ٹیچر کے لیے, پاکستانی میں بات کر رہا ہوں جی, اس کے لیے ایک نیا ایکسپیرینس ہے. اور جیسے میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا کہ ویل ہیو ٹو اڈیپٹ ٹو دس کرونا ایز اے لائف اسٹائل, اس میں لائف اسٹائل میں چینجز آ رہی ہیں نا ہمارے. آن لائن بزنس بڑھ گیا ہے, آن لائن شاپ کر رہے ہیں لوگ, ٹھیک ہے جی, سارا کچھ جو ہے وہ موسٹ آف دا تھنگس دے ہیو گون آن لائن. تو پڑھائی بھی اگر آ جاتی ہے آن لائن تو پاکستانی ٹیچر جو ہے اس کے لیے بھی لرننگ ہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں اس فیلڈ میں چونکہ میں ہوں تو بہت سارے اچھے ٹیچرز جو ہیں, پروفیسرز جو ہیں, ایون او لیولز اے لیولز کے جو ٹیچرز ہیں, دے ہیو بین پکڈ اپ بائی فارن یونیورسٹیز. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آن لائن کیا چل رہا ہے, تو اس میں فائدہ یہ بھی ہوا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ گلوبلی اکنالج ہونا شروع ہوئے ہیں. پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ اٹس ون آف دا بیسٹ کنٹریز فار ٹیچنگ, مطلب پاکستان کے ٹیچرز جو ہیں وہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں دنیا کے پہلے 50 جو ملک ہیں جی اچھے, مطلب لرننگ وائز اس میں پاکستان کا نام میرے خیال 14ویں یا 15ویں نمبر پہ ٹیچرز کے حساب سے. تو ٹیچرز کو فائدہ ہے, جو نئے ٹیچرز آ رہے ہیں ان کے لیے لرننگ ہے, ان کے لیے لرننگ ہے. کیونکہ سر بہت سے ہمارے اسٹوڈنٹ ایسے بھی ہیں جو پاکستان میں بیٹھ کے ڈفرینٹ یونیورسٹی باہر کے ممالک میں سے کورس بائی کرتے تھے, آن لائن کلاسز لے کے اس کو پڑھ رہے تھے. اب زیادہ بہتر ہو گیا ہے, لیکن یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا اس پہ فوکس کرنا پڑے گا, کیونکہ ابھی تھوڑے پرابلمس چل رہے ہیں ساتھ ساتھ, کیونکہ ہمیں فورسفلی آن لائن کلاسز پہ لایا گیا نا, ہم آ نہیں رہے تھے. ہم ٹیکنالوجی کا استعمال تو کر رہے تھے, آپ کے سامنے سوشل میڈیا یوز ہو رہا تھا, انسٹاگرام, فیس بک, ڈفرینٹ میڈیمس, لیکن ہم لوگ اس کو فائدے کے لیے استعمال نہیں کر رہے تھے. اب تھوڑا سا مسئلہ جو ہے وہ اسکول ٹیچر اور جو کالج کے ٹیچرز ہیں ان کو مسئلہ آ رہا ہے اس میں آن لائن کلاسز میں, کہ آپ کو پابند ہونا ہے کلاس کے لیے, سب کو کالز کرنی ہے, سب اسٹوڈنٹس کو اکٹھا کرنا ہے. یہ تھوڑی سی پرابلمس دیکھنے میں یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں, میں پڑھاتا ہوں انٹرپرینیورشپ جی, ٹھیک ہے. انٹرپرینیورشپ جو ہے اٹس اباؤٹ سیکنگ دا اپرچونٹی, اپرچونٹی دیکھتے ہیں اور پھر وہاں پہ کوئی اکنامک جو ہے ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں میں اپرچونٹی کیا دیکھتا ہوں ایز اے ٹیچر, کہ آن لائن ٹیچنگ کی ٹریننگ جو ہے اس کے لیے کوئی کام ہونا چاہیے اس وقت جی, تاکہ آگے جو چلنے والے سال ہیں 2-3 سال جس میں ہمیں گزارنے ہیں, آن لائن ٹیچنگ کے کورسز جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے شارٹ کورسز جو ہیں, ٹریننگ جو ہیں وہ ٹیچرز کو کروائی جائیں جی, تاکہ ٹیچرز کو جو مشکلات آ رہی ہیں جی وہ مشکلات نہ آئیں, جو اسٹوڈنٹس کو آ رہی ہیں ٹیچرز کی طرف سے وہ مشکلات نہ آئیں. تو ڈاکٹر صاحب پھر یہاں پہ بات آ جاتی ہے ٹیچر ٹریننگ کی, جو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں, جو کہ صرف بات ہی کی جاتی ہے. ٹریننگ کچھ یونیورسٹیز میں سٹارٹ ہوئی, لیکن شروع میں ہوئی اور دوبارہ پھر وہ اس طرح سے ٹریننگ نہیں ہوئی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ٹیچرز کی ٹریننگ چلتی رہنی چاہیے, جیسے جیسے نئی چیزیں آ رہی ہیں, جیسے جیسے ٹیکنالوجی کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے, تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس بار, کیا کہیں گے؟ آن لائن ٹریننگ جو ہے نا, آن لائن ٹیچرز جو پڑھا رہے ہیں آن لائن اس وقت, ظاہر ہے موسٹ آف دا کنٹریز, آلموسٹ آل آف دا ورلڈ جی یہ اس وقت آن لائن چل رہا ہے. ہاں جی, ہمیں چاہیے کہ کمپیریزنس ڈرا کریں کہ کس طرح سے دوسری جگہوں پہ کام ہو رہا ہے جی, ہمیں کیسے کرنا ہے جی. اور میں اس چیز کے حق میں ہوں کہ ٹیچرز کی ٹریننگ کی کوالٹی جو ہے وہ نہیں ہے پاکستان میں جو ہونی چاہیے. جو آن لائن کی تو ابھی ہم بات کر رہے ہیں نا, ابھی شروع ہوا ہے جی, آن لائن سے پہلے کی بھی آپ دیکھیں ٹیچرز ٹریننگ اس کی کوالٹی بہت لو ہے. آپ ہی کے کسی پروگرام میں میں آیا تھا تو ایک خاتون آئی ہوئی تھی, اگر آپ کو اف یو ریمبر, تو وہ یہ ہے کہ کوئی خاص سیٹ سٹینڈرڈز جو ہیں وہ نہیں ہے. آن لائن ٹریننگ جو ہے ٹیچرز کے لیے وہ بڑی ہی نئی چیز ہوگی, ٹھیک ہے, اس کے اوپر کام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے سر, بیکاز آپ باہر کی یونیورسٹی کے ساتھ بھی منسلک ہیں اور پاکستان میں بھی, کیا فرق دیکھتے ہیں دونوں کے ٹیچرز میں اور دونوں کے اسٹوڈنٹس میں, کیا فرق نظر آتا ہے آپ نے؟ دیکھیں جی, یہاں پہ نا
मसला ये है कि बड़ा डिफरेंट है जी स्टाइल. देखें यहाँ पे जो है ना, लेट्स से हम ग्रास रूट लेवल की बात करते हैं, बच्चों की जो एजुकेशन है हाँ. उसमें बहुत ज़्यादा बर्डन डाल देते हैं बच्चों के ऊपर जी. क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 10 तक बच्चे जो हैं वो बोझ के नीचे दबे हुए होते हैं. ठीक है. पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ. पाकिस्तान से बाहर जब आप जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, वहाँ पे बच्चों को 5 से 7 साल तक स्कूल में छोड़ते हैं और उनको साथ साथ जो है वो मतलब बर्डन के बगैर, कोई बुक्स नहीं होती हैं, वो अंदर ही स्कूल के उन्होंने पढ़ना है जी. जो लर्निंग उनकी करवानी है खेल खेल के अंदर वो करवा के उसके बाद बच्चे जो हैं वो घर में जाते हैं. बच्चों के अंदर शौक पैदा किया जाता है वहां पे जी कि बच्चे पढ़ना चाहें. यहाँ पे जो है बच्चे के अंदर से शौक निकाला जाता है कि बच्चा कहे यार मेरे ऊपर इतना बोझ है, मैं कैसे करूंगा ये. वो रात को बैठ के ये सोचे कि सुबह ऑफ कैसे लेना है मुझे. ठीक है ना. तो वहां पे शौक पैदा किया जाता है. वहां पे बच्चे जो हैं वो जाना पसंद करते हैं क्योंकि उनको पता है किंडरगार्टन है, खेलना है, वहां पे खेल खेल के अंदर लर्निंग है, इंटरेक्टिव लर्निंग है. यहाँ पे जो है पाकिस्तान में टीचर का मतलब ठीक है एहतराम होता है, मगर यहाँ पे अब जो वैल्यूज हैं वो चेंज भी हो रही हैं. वहाँ पे टीचर और स्टूडेंट के अंदर लर्निंग के अंदर बैरियर नहीं है. यहाँ पे मैं देखता हूँ अभी भी बहुत सारे स्कूल्स, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं बैरियर इस तरह से कि ट्यूशन का रिवाज है यहाँ पे बहुत ज्यादा. ट्यूशन नहीं होनी चाहिए पर यहाँ पे ट्यूशन पढ़ाई जाती है. बाहर देखिए आप, लेकिन सर यहाँ पे तो जरूरी है ना कि आपकी क्लास टीचर ही आपको कहते हैं कि आपको जो समझ नहीं आ रही आप वो सेपरेट क्लास मेरे से ही ले सकते हैं. टाइमिंग भी बता दी जाती है और ज्यादातर हमारे जो स्टूडेंट होते हैं वो अपनी क्लास टीचर के पास ही ट्यूशन इट इज व्हाट आई एम सेइंग. यही मैं आपको कह रहा हूँ कि वहां पे भी क्लास टीचर्स होते हैं, वहां पे पढ़ा के फारिग जी बच्चे को जरूरत नहीं पेश आती जी. यहाँ पे जरूरत बनाई जाती है कि ट्यूशन जरूर पढ़ाना है. आप घरों में देखिए एक बजट सेट किया हुआ है. हाँ, इतने पैसे इस चीज के, इतने पैसे इस चीज के, इतने पैसे बच्चों की फीस और इतने पैसे ट्यूशन के. वो लाजिम व मलजूम हो गया हुआ है काम, जो कि गलत है. ट्यूशन जो है मैं समझता हूँ टीचर और स्टूडेंट के दरमियान क्लासरूम में लर्निंग का बैरियर है. ठीक है, आप टीचर हैं और मेरे स्टूडेंट है, अगर मैं उनको नहीं बता सकता क्लास में तो ये मेरी नाअहली है. मैं इस तरह का प्रेपरेशन करके जाऊं कि मेरे 30, 35, 40 इतने स्टूडेंट्स हैं, उनको एक चीज में समझ आ जाए. हाँ ठीक है, वीक स्टूडेंट्स होते हैं, आप उनके लिए 0 पीरियड्स जो हैं, अब हम पढ़ते थे गवर्नमेंट कॉलेज में थे, हमारे लिए 0 पीरियड जो हैं वो लगते थे कि जहाँ पे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता था वीक के अंदर 1 दफा या 2 दफा 0 पीरियड्स भी होते थे. अब वो चीजें चेंज हो गई हैं, अब कमर्शलाइज हो गई है एजुकेशन बहुत ज्यादा. ठीक हो गया सर, इस बारे में मजीद भी बात करेंगे. डॉक्टर साहब से पूछेंगे जैसे आप किडनी के बारे में बता रहे थे, पेन के बारे में बता रहे थे, स्टोन के बारे में बताइए, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इसके जो है काफी सिम्टम्स हैं, लेकिन सबसे जो मेन कॉमन सिम्टम्स हैं वो ये है कि एक तो स्वेयर पेन है जी, और उसके साथ नोजिया, ठीक है, फिर वॉमिटिंग जी, और फीवर, रिटेंशन यूरिन, और उसके बाद जो है ये टाइटनेस जो है, ये इसकी जो मेन कॉमन सिम्टम्स है किडनी स्टोन्स की जी. ठीक हो गया. यहाँ वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले हमारे साथ जबरदस्त सिंगर हमारे मौजूद हैं, उनकी खूबसूरत सी आवाज. वेलकम बैक जी. गुफ्तगू का सिलसिला जारी है. हम लोग कोरोना के बारे में बात कर रहे थे और हम बात कर रहे थे स्टूडेंट और जो टीचर है उनकी सूरत हाल पे भी बात की जा रही थी कि जो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की है इससे कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नहीं हो रहा. अब हम बात करेंगे सितारों के बारे में, किसके सितारे बड़े तेज़ हैं और किसके थोड़े डाउन जा रहे हैं, क्या सूरत हाल होगी, इस बारे में भी बात करेंगे. हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है हमारे बड़े ज़बरदस्त मेहमान ने. मैं वेलकम करना चाहूँगी मोहम्मद वकास शबीर का, जो स्टूडेंट काउंसलर भी हैं
हैं, खुशामदीद जनाब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, थैंक यू सो मच आपके शो में इनवाइट करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का। जनाब, क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त आप, क्योंकि हर वक्त बात की जा रही है कि जो सूरत हाल है, कोई बिजनेस नहीं करना चाहिए, अभी कहीं इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी परेशान थे कि डिग्रीज मिल रही है, जॉब नहीं मिल रही, अब एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ रहे थे, तो अब कोविड-19 आ गया है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, इसमें देखने के दो अंदाज हैं। जो अभी आपने बात की कि लोग परेशान थे जी, फ्रीलांसिंग की इंडस्ट्री आईटी बेस्ड जो डेवलप हुई पिछले 4 माह में, आप उठा के देख लीजिए सोशल मीडिया के पेजेस, जी, चाहे वो बिजनेस से ओरिएंटेड हो या इंडिविजुअल्स के हो या यूट्यूब के चैनल्स, और फिर फ्रीलांसिंग एज इंडस्ट्री सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे जितना निखर के अब सामने आई है, ये पहले नहीं थी जी, और उनमें मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की है जी, जो बहुत सारी एक्टिविटीज में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे, वो यहाँ अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। और यहाँ मैं ट्रिब्यूट दूंगा उन तमाम टीचर्स को जिन्होंने मोटिवेट किया उनको, जिन्होंने उनको गाइड किया, और वो जो एलुमनाई वर्सेस यंग प्रोफेशनल्स का जो एक गैप था वो टीचर्स ने फिल करने में हेल्प किया, और बहुत सारे लोगों को बरसरे रोजगार लाने में टीचर्स ने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया जी। मैं अगर आपको रिसर्च बताऊं, कल मैं एक इंडियन चैनल पे एक रिसर्च प्ले देख रहा था, तो वो बता रहे थे कि पाकिस्तानियों ने अपने एग्जिस्टिंग यूट्यूब चैनल के 300% ज्यादा चैनल्स बनाए इन 3 माह में। वो कंटेंट वहां पे अपलोड कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग। एक तो वो स्कोप आ गया। आप जितने कन्वेंशनल बिजनेस में चले जाएं, जो पहले कहते थे कि जनाब हमारे पास वॉक इन कस्टमर आएगा और हम उसी को डील करेंगे जी, उन तमाम ने अपना ऑनलाइन सेटअप क्रिएट किया। किसी ने एप्लीकेशन डेवलप करके, किसी ने फेसबुक पेज पे, वो कहीं ना कहीं सर्विस प्रोवाइडर आपको स्टूडेंट मिलेगा जी। प्रोफेशनल इंडस्ट्री इतनी एक्टिव तो नहीं थी ना जितना ये अभी सर्टनली स्कोप बना बिजनेस का। वो स्टूडेंट्स अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं, और स्टूडेंट बड़ा अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पहले कहते थे कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम बिजनेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोई अपॉर्चुनिटी समझ में नहीं आ रही जी। अब एक मोबाइल आपके पास है, आप जाइए उसके ऊपर पेज क्रिएट कीजिए, स्मार्टफोन से पिक्चर क्लिक कीजिए, या आपको कोई डेटा दे रहा है, आप डेटा वहां पे अपलोड करते जाइए, डिस्क्रिप्शन करते जाइए, और मार्केटिंग है। और सोशल मीडिया मार्केटिंग से लोग एड के थ्रू 25-30 हजार से लेके 2 लाख रुपए पर मंथ अर्न कर रहे हैं। अच्छा, इससे जैसे आपने जिक्र किया यूट्यूब चैनल बहुत लोगों ने बनाया, आप फेसबुक पेजेस बहुत ज्यादा बनाए बिजनेस के लिए, बहुत से लोगों ने ट्यूटोरियल बनाना शुरू कर दिए मेकअप के, जिसको जो जो काम आ रहा था वो सब कर रहे थे। लेकिन सर वहां पे एक सवाल ये भी पैदा होता है ना, यूट्यूब पे आप तभी अर्न करेंगे ना जब आपका कंटेंट स्ट्रांग होगा, जब आपकी वीडियो स्ट्रांग होगी। जब आप बेशुमार पेजेस बना लेंगे और उस पर कुछ मिलेगा नहीं ना, तो भी आप अर्न नहीं कर पाएंगे। इसी पे मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि यहाँ टीचर्स ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। टीचर्स ने इंडस्ट्री के उन लोगों को एंगेज किया जो प्रैक्टिकली जानते थे कि रिक्वायरमेंट क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई अच्छा कंटेंट डिजाइनर है तो उसको एडवर्टीजमेंट में एंगेज करवा दिया जी। कोई अच्छा कंसल्टेंट बन सकता था तो उसको डिफरेंट टॉपिक दिए और उसे कहा कि उसके ऊपर प्रेजेंट करें। मैं आपको इसमें बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूँ। करंट स्टेटस में जो मेडिकल से रिलेटेड लोग हैं उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया कि सिम्टम्स क्या आते हैं कोविड में, आपने प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या लेने हैं, आप घर पे रहते हुए पेशेंट को कैसे डील कर सकते हैं। हमारे मुल्क का हेल्थ सिस्टम इतना तो सपोर्टिव नहीं है जी। तो डॉक्टर्स के लिए कैसे, जैसे एक मिसकॉन्सेप्शन आया, हाँ जी। लाहौर का एक बच्चा है, उसने वीडियो वायरल करवाई डॉक्टर से मिलके कि जी वहां पे जाके जबरदस्ती इंजेक्शन लगा देते हैं। उसने इस परसेप्शन के ऊपर काम किया कि ऐसा नहीं है। डॉक्टर्स के अपने लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उनके घरों में बहुत सारे मसले मसाइल चल रहे हैं, डेथ्स हुई हैं, डॉक्टर्स की डेथ्स हुई हैं बहुत ज्यादा। उन्होंने इस कंटेंट के ऊपर काम किया, अवेयरनेस क्रिएट करना शुरू कर दी जी। और वो अवेयरनेस सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंडिया और बहुत सारे कंट्रीज में एज अ बेंचमार्क ली गई कि जी मेडिकल स्टाफ की क्या इंपॉर्टेंस है। इससे पहले आपको मेडिकल स्टाफ की ये इंपॉर्टेंस फील नहीं हुई, उसमें वो लोग थ्रू सोशल मीडिया अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं उनको अर्निंग का सोर्स भी बन रहा है। वो जब वीडियो वायरल होती है वो डॉक्टर्स को कांटेक्ट कर रहे हैं। एक बड़ा मशहूर नाम है प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब। उनका जिस बंदे ने इंटरव्यू करके जिन्होंने उनको सोशल मीडिया पे लगाया, बेसिकली वो स्टूडेंट है, बहावलपुर के एक यूनिवर्सिटी के फ्रेश ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने जाके उनसे कहा कि सर आपका 35 साल का एक्सपीरियंस है, आपसे लोग मुस्तफीद होंगे, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, पूरी दुनिया में आप सुने जाएंगे, तो आप इस तरफ आइए। तो मेडिकल एक है। इसी तरह एजुकेशन में ऑनलाइन क्लासेस जब स्टार्ट हुई तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि स्टूडेंट्स को प्रेजेंट कैसे करें, एंगेज कैसे करें, उनको इंटैक्ट रखने के लिए एक्टिविटीज क्या होनी चाहिए। वहां पे लोगों ने काम किया, ऑनलाइन क्लास का कंटेंट कैसे बनेगा, स्टूडेंट को एंगेज कैसे करेंगे, असेसमेंट कैसे होगी। तो ये बहुत सारी चीजों पे जो कंटेंट की आपने बात की उसके ऊपर काम हो रहा है, हुआ है, सिंस ये फर्स्ट टाइम है। पेंडेमिक की खूबसूरती ये होती है ये पूरी दुनिया के लिए नया है।
जी, जो लोग टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे उन्होंने तो इसका फायदा उठा लिया, हम थोड़ा सा डेवलपमेंट फेज में थे, लेकिन उस गैप को ये जो यंग जनरेशन है जिसमें बहुत स्पार्क है वो फिल करने के लिए अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ये बात आपकी ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, ग्रेजुअली हम इसको मैच्योर करेंगे और हम कर रहे हैं, बहुत सारी जगह पे इस पे काम हो रहा है, लेकिन ये अपनी इंडस्ट्री के तौर पे जगह बना रही है मार्केट में और बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रही है। जबरदस्त। सर, इसमें टिकटॉक का जिक्र करना भी मैं चाहूंगी क्योंकि बहुत से यंगस्टर टिकटॉक पे अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। ऐसे टिकटॉक ऐप तो आपको पे नहीं कर रही, लेकिन स्पॉन्सर वगैरह के थ्रू उनको किया जा रहा है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? एक जबरदस्त एक अपॉर्चुनिटी है यंगस्टर्स के लिए इस ऐप का इस्तेमाल करना, इस पे अपना कॉन्टेंट डालना, या यूट्यूब या प्रॉपर एक आपका जो एक पेज या वेबसाइट होती है उसके थ्रू ही आप बेहतर काम कर सकते हैं? देखिए, टिकटॉक एक तरह से आपको हेल्प करता है अपनी रेपुटेशन बिल्ड करने के लिए, ठीक है, वहां पे आपकी रीच है, लेकिन वो एक तरह से उसका हमने यूज वो नहीं किया जिस पर्पस के लिए वो बनाया गया था। लेकिन मैं उस साइड को निगेट करूंगा कि जो आप बहुत सारे कल्चरल चैलेंजेस को वहां बना के अपने लिए मसाइल खड़ा करते हैं, अगर आप उसको प्रोडक्टिवली यूज करें तो आप वही बात जो मैंने कहा मैसेज कन्वे करने के लिए बड़ा पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, वहां पे फनी या कोई ऐसा कंटेंट क्रिएट करते हैं और क्रिएट करने के बाद फिर उसको कंसोलिडेट करके अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, और बहुत सारी जगह पे उसको एज लाफ्टर थेरेपी, बहुत सारी जगह पे रिलैक्सेशन थेरेपी के तौर पे लोग उसको यूज करते हैं। और आप इसको सुन के बड़ा हैरान होंगे कि इंडियन और स्पेशली जो नेपाली लोग हैं वो इससे बिलियंस ऑफ रुपीस कमा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ अर्निंग, कि वो वहां पे अपलोड करते हैं कंटेंट और उसके बाद वहां से लेते हैं। और कोविड में जी, इंडियन बहुत एक्टिव रहे इस चीज पे, उन्होंने टिकटॉक पे मैसेज दिया, जो उनको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने जो रोक टोक किया, पिटाई हुई, वो एक कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेट करके एज अ मैसेज कि ये हमारे हक में है यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। तो आप डायरेक्ट नहीं आ सकते, वो एक मीडियम है, उस पे लोग बहुत ज्यादा तनकीद भी करते हैं और वो राइट पे भी हैं। लेकिन पेज और जब आप यूट्यूब चैनल की बात करते हैं, वहां पे जो आपने पहले कहा, अगर कंटेंट क्वालिटी नहीं है तो आप बहुत ज्यादा अरसा सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। और नहीं कर सकते। फेसबुक पेज को लोग बिजनेस के लिए कंपटीशन बहुत है ना अब। Exactly. अब हर शख्स का तकरीबन 3 या 4 अगर लोग बैठे उनमें से किसी 2 लोगों का तो यकीनन एक यूट्यूब चैनल जरूर होता है। तो कंपटीशन जब ज्यादा होता है तो फिर आपको मेहनत और कंटेंट पे बहुत काम करना है। यहाँ फिर आप एक वर्ड ऐड कर ले, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। जितने आप इनोवेटिव हैं, जितने आप क्रिएटिव हैं, जितने आप नए आइडिया लेके आते हैं जी, उतना ही आप इफेक्टिव होंगे। मैं आपको यह एग्जांपल दूं, सियालकोट में एक पंक्चर वाला है जी, उसने अपना पेज बनाया हुआ है जी, और वो कहता है जी आपको इस लिमिटेशन, इस बाउंड्री के अंदर अगर कोई मसला आता है तो आप मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपको वहां पे मोबाइल पंक्चर सेटअप है, वहां पे जाके अर्निंग कर रहा है। और वो कहता है जब मैं घर बैठ के परेशान था, सिर्फ उसको एक पता है कि यहाँ से जाके क्लिक करना है, या उसने नंबर वहां पे एंटर कर दिया हुआ, लोग कांटेक्ट करते हैं और अब वो वायरल हो रहा है। जबरदस्त। उस बंदे को मोबाइल कॉल सुनने के अलावा यूज नहीं करना आता, सर्विसेज ली और उसके बाद वो अपना वहां पे बिजनेस रन कर रहा है। तो लोग कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, सिर्फ आपको कंटेंट क्वालिटी रख के आगे मूव करना है। इसका मतलब है कोविड-19 ने हमें ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दी हैं बेशक काम करने के लिए। सर, वहीं पे डॉक्टर अली से भी बात करना चाहूंगी। सर, आप एंटरप्रेन्योरशिप चूंकि पढ़ाते हैं और आपके बहुत से तालिब इल्म भी हैं जो आपके साथ मुंसलिक है, सर वहां पे एक डर, जैसे सर ने कहा कि बहुत से मौके हैं अब आगे बढ़ने के और आपको मौके मिल रहे हैं यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, वहां पे लोगों को डर आ गया एक जॉब के चले जाने का और बिजनेस लॉस का, क्योंकि बहुत बड़े बड़े बिजनेस भी आपके कोलैप्स किए हैं। तो क्या सूरत हाल देख रहे हैं, मौके ज्यादा है या नहीं है? मौके जो है वो बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। असल में ना बात ये होती है कि someone's trash जी is someone's treasure। किसी के लिए कूड़ा होता है और वही कूड़ा किसी के लिए एक ट्रेजर होता है जी। कोविड-19 जो है इसको ठीक है, पेंडेमिक तो है ये, मगर इसको एज ए अपॉर्चुनिटी जो है अगर हम लें तो एक तो हम उसके साइकोलॉजिकल बर्डन से आज़ाद हो जाते हैं, हम पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं कि यार ओके, कुदरत ने अगर इस तरह चलाना था, उसका अपना सिस्टम था, बिल्कुल, हमें उसकी रजा में राजी होना है, बिल्कुल ठीक है। अब रजा में राजी होने का मतलब ये कि अब हमें देखना है कि हमारे लिए कुदरत ने अगर एक मुश्किल खड़ी की है, किस वजह से की है, वो बहुत सारी रीजनिंग्स हर बंदा दे रहा है, इसके अंदर आसानी कहाँ उससे पैदा की है, क्योंकि वो कहता है कि अगर मैं एक दरवाज़ा बंद करता हूँ मैं हज़ारों खोल देता हूँ।
ٹھیک ہے, آپ کو اپرچونٹیز دینے والا وہ بیٹھا ہوا اوپر. جی. تو آپ دیکھیں یہاں پہ میں نے دیکھا ہے جس طرح وقاص صاحب نے بات کی ہے, بہت سارے انٹرپرینیورز پیدا ہوئے ہیں. انٹرپرینیورز پیدا ہوئے نہیں, مطلب ہمیں ایک اسٹڈی کروائی گئی جی جب ہم پڑھ رہے تھے کہ انٹرپرینیورز جو ہیں وہ بورن ہوتے ہیں یا میڈ ہوتے ہیں. تو جس کے اندر جو چیز ہوتی ہے اس نے ٹائم کے ساتھ سامنے آنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب انٹرپرینوریل جینز جو ہیں وہ سوئی ہوئی ہیں مگر ہیں اندر. اب اپرچونٹی جو ہے وہ آئی کووڈ-19 کی شکل میں, وہ پنکچر والا بھی کمانا شروع ہو گیا, تو ہی از آلسو این انٹرپرینور. تو اپرچونٹیز جو ہیں وہ پیدا ہوئی ہیں کووڈ-19 سے, اور دنیا جو ہے ایک ڈفرینٹ پاتھ کے اوپر چلنا شروع ہوئی. اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے. اب مس مینجمنٹ ہم اپنی گورنمنٹ کو تو نہیں کہہ سکتے نا, بلیم کر سکتے. پوری دنیا میں ہم لوگ جو ہیں ایسٹرالوجی جو دیکھتے ہیں, مجھے تو نہیں پتا تھا کہ کووڈ-19 جو ہے یا کرونا نام کا کوئی وائرس جو ہے وہ پیدا ہوگا. ہاں یہ لگتا تھا کہ کوئی بڑا مسئلہ ہوگا دنیا میں, کوئی ماڈل چینج ہو جائے گا, لیونگ سٹائلز جو ہیں لوگوں کے وہ چینج ہو جائیں گے, مگر یہ نہیں پتا تھا. مگر یہ ہے کہ اس سے فائدہ یہ ہوا ہے کہ بہت ساری نئی چیزیں جو ہیں وہ شروع ہوئی ہیں, اور یہ لائف سٹائل چینج ہونا ہی کہا جاتا ہے. اگر ہم ایسٹرولوجیکلی بھی دیکھتے ہیں تو لائف سٹائل چینج ہوگا, دنیا کا پیٹرن ہی چینج ہو گیا. بالکل. سر سورج گرہن کے بارے میں بات کرتے ہیں, کیونکہ پچھلے دنوں میں جب لگا تو بہت سے میسج لوگوں کے آئے, طرح طرح کے میسج آئے کہ اس میں یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے. سر کتنا اثر انداز ہوتا ہے ہماری زندگی میں, ہمارے کاروبار میں, اس کے بارے میں بات کیجیے گا پلیز. اللہ رب العزت جو ہے قرآن کریم میں سورہ تکویر ہے, وہ سٹارٹ ہوتی ہے کہ جب سورج اور چاند کی روشنی کو لپیٹ دیا جائے گا, یہاں سے ایسے سٹارٹ ہوتی ہے. یہ چاند گرہن اور سورج گرہن جو ہے انفیکٹ یہ روشنی کو لپیٹنے کا ہی کام ہوتا ہے, اندھیرا ہو جاتا ہے یا بالکل جو ہے وہ عجیب سی سچویشن بن جاتی ہے. تو یہ قدرت جو ہے اللہ کریم جو ہے وہ اپنے بندوں کو تھوڑا سا ڈراتا ہے, جھنجھوڑتا ہے کہ بھئی آپ جو ہیں وہ اپنے پاتھ کو, ٹریک کو ٹھیک کریں. ٹھیک ہے. اس کے اندر توہمات جو ہیں وہ بھی پیدا ہوتے ہیں, لوگ وہم بھی بہت کرنا شروع ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جو تھے حضرت ابراہیم, ان کی جب رحلت ہوئی ہے تو اس دن گرہن لگ گیا, تو لوگوں نے کہا جی اس وجہ سے لگا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ ہوتا رہتا ہے. اور تو یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ اثر انداز مطلب وہم کے طور پہ نہ آپ لیں. ہاں اس کا یہ ہے کہ ریڈیشن اس کی جو ہیں, ظاہر ہے اس کی نظر جو ہے مختلف سٹارز کے اوپر مختلف اینگل سے بنتی ہے, کیونکہ شمس جو ہے, شمس وہ نمبر 1 ہے, یعنی نمبر 1 آتا ہے اس کا نا. تو کیونکہ اسی سے روشنی سارے پلانٹس جو ہیں وہ لیتے ہیں. اوپر جو ہیں 3 پلانٹس, وہ جو اس کے نیچے 3 پلانٹس ہیں, روشنی تو شمس سے ہی جاتی ہے. مین سورس آف جو انرجی ہے سارے پلانٹس کے لیے وہ شمس ہے. تو obviously اس کا جو امپیکٹ ہے وہ سٹارز پہ آتا ہے, مگر اس سے یہ نہیں ہوتا کہ خوش قسمتی ہوتی ہے یا بد قسمتی, نہیں, ایسا کچھ نہیں. ایک پاتھ ہے, وہ اپنا پاتھ لیتا ہے اور وہ سٹارز کو ایک جو ہے وہ ڈائریکٹیو دے دیتا ہے, اس حساب سے وہ چلنے شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. سر یہاں پہ زیادہ تر جو پریگننٹ خواتین ہوتی ہیں ہمارے ہاں, ان کے بارے میں بڑا کہا جاتا ہے کہ گھر سے باہر نہ نکلیے, یہ نہ کیجیے وہ نہ کیجیے, یہ سب کچھ ایسا کچھ نہیں ہوا. دیکھیں ہمارے جو بزرگ ہیں نا, انہوں نے تو کہا جی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم بزرگوں کی بات کو ٹال بھی نہیں سکتے. ہم اگر قرآن کے اندر تحقیق کرتے ہیں تو اٹ ہیز این امپیکٹ, اٹ ڈز ہیو, مطلب ہے. ہم یہ نہیں, اس سے انکار نہیں کر سکتے. اگر یہ لگتا ہے تو اس کے اندر حکمت تو کوئی نہ کوئی ہوگی, کیونکہ آپ چاند کو دیکھیں, چاند کی جو شروع کی تاریخیں ہیں, سمندر پہ چلے جائیں, پانی تیز, 14 کے بعد جب چاند نیچے اترنا شروع ہوتا ہے, سمندر کی لہریں ہلکی ہلکی ہلکی, لاسٹ ڈیٹس ہوتی ہیں 27, 28, 29 چاند کی, اس پہ سی ڈیڈ ہوتا ہے بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا امپیکٹ ہے. ٹھیک ہے. اس میں مطلب وہم نہیں ہے, اس کو لینا اس طرح کہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں یا پازیٹیو چیزیں ہیں یا نیگیٹو. اب یہ جو سورج گرہن ہے یہ بہت ساری, اس دفعہ جو لگا ہے 21 کو, یہ بہت ساری چیزوں کو پازیٹیوٹی دے کے جا رہا ہے. انٹینسٹی جو ہے کووڈ-19 کی وہ کم ہونا شروع ہوگی,
खत्म होने का मैंने कहा कि वो नहीं होगा अभी, कम होना, इंटेंसिटी विल स्टार्ट लोअरिंग, मतलब वो नीचे हो जाएगा, मगर ये है कि ये चलेगा, पूरी दुनिया के ऊपर आएगा इसका असर, मगर ये इससे होगा ये कि बहुत सारी चीजें जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगी जी, और कुछ चीजें जो हैं वो नेगेटिविटी की तरफ चली जाएंगी, क्योंकि इनकी नजर, मैंने शुरू में आपको बताया, स्टार्स की जो नजर होती है नेगेटिव या पॉजिटिव जब होती है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो दुनिया पे, यूनिवर्स पे आता है। ठीक हो गया, कुदरत का निजाम है। ठीक हो गया, सही हो गया। नुमान से पूछेंगे, नुमान आपके फेवरेट सिंगर कौन है जिन्हें आप सुनते हैं? मैं तो काफी जितने भी सीनियर लेजेंड्स हैं उन सबको सुनता हूँ, इवन के पाकिस्तान के जो लेजेंड हैं ऐसे जहाद अली साहब को और राहत साहब को मैं बड़ी शौक से सुनता हूँ। क्या बात है, ये आपके फेवरेट है। फीमेल सिंगर कोई है फेवरेट जिन्हें आप सुनते हैं? पाकिस्तान में जो है फ्रीहा परवेज है, वो बहुत मैच्योर, नहीं नए जो लोग आए हैं, नए में कह सकता हूँ कि वो आगे जाके अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जब लेजेंड को सुनते हैं तो हमारा लेवल सुनने का जो है ना, लिस्निंग, वो बहुत अच्छा हो जाता है। फिर आप नए आर्टिस्ट या सिंगर को देखते हुए इतना मजा नहीं आता, लेकिन वो जब देखते हैं कि आप इम्प्रूव कर रहे हैं तो उनके अच्छे सॉन्ग जो है तो उनको पसंद करते हैं हम लोग। ठीक हो गया। नुमान, जैसे आपने जिक्र किया कि हम उनको सुनते हैं तो सुनने का जो है वो अच्छा हो जाता है, नए सिंगर्स काफी ज्यादा आ रहे हैं, आज के वक्त में सिंगर के लिए अपनी जगह बनाना आसान है या मुश्किल है? मुझे लगता है कि इतना आसान भी नहीं रहा। उसकी वजह ये कि देखें, पाकिस्तान के जो म्यूजिक चैनल्स हैं वो आप सब जानते हैं कि वो शायद एक या दो होंगे, तो वो उनको काफी भारी मुआवजा पे करना पड़ता है जी, तो उनका एक खास स्टैंडर्ड है, वो भी यहाँ तो विदेशी माल प्ले करेंगे सबसे पहले, इंडियंस या इंटरनेशनल, तो पाकिस्तान की तरफ वो इतना तवज्जो नहीं करते हैं, तो वो हमारे लिए एक नए आर्टिस्ट के लिए मुश्किल है काफ़ी। तो इसलिए हम लोगों ने जो पाथ अपना चुना है वो तो सोशल मीडिया है, वहाँ से एस्टेब्लिश होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता एक पॉपुलैरिटी बढ़ती है, तो फिर वो हमें एंगेज कर लेते हैं अपने साथ, तो सिलेक्ट कर लेते हैं हमारा गाना, वो हो जाता है। हाँ जी। तो यूट्यूब चैनल वगैरह बनाया हुआ है आपने? जी अपलोड करते हैं? जी अपलोड करते हैं। उससे फायदा हो रहा है आपको? हाँ जी बिल्कुल होता है, ये तो आजकल ट्रेंड है, उसके बगैर तो आप नए जो दौर के अंदर दाखिल नहीं हो सकेंगे ना। ठीक हो गया, मतलब इसको आप इस्तेमाल करें सोशल मीडिया को। जैसे हम साथ साथ सितारों के बारे में बात कर रहे हैं, टीचर स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, साथ साथ सोशल मीडिया के बारे में भी बात कर रहे हैं, किस तरह से अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, किस तरह से आप आगे आ सकते हैं, काम कर सकते हैं, पैसे अर्न कर सकते हैं। वहीं पे हम किडनी से रिलेटेड भी बहुत सी चीजें डिस्कस कर रहे थे। डॉक्टर शिराज, आप बता रहे थे, आपने सिम्टम्स बताए हैं कौन कौन से होते हैं, एग्जैक्ट कौन सी जगह है जहाँ पे पेन होती है, क्योंकि कॉमन पर्सन को या आपको या मुझे जल्दी पता नहीं चलता कि किस जगह पे ये पेन है और ये किडनी है, क्योंकि हम यहाँ या यहाँ पेन हो हम फौरन बोल देते हैं शायद हमें किडनी की ये पेन है। इसकी जो पेन है वो है बैक पे होती है, बैक से आगे आती है जी, ये इसका जो पॉइंट होता है, ये बैक से पेन जो है वो आगे आती है, फ्रंट पे नहीं होती इसकी पेन, इसकी लोअर बैक जो है ना वो पेन होती है इसकी बिल्कुल उसके साथ जी। तो इस वजह से जो इसका स्पॉट जो है वो यही है, बैक की पेन जब होगी और उसमें अगर आपका यूरिन जो है वो येलोइश हो जाएगा तो फिर आपको यूटीआई होगा या किडनी स्टोन होगा। ठीक हो गया। ये स्टोन कितनी तरह की है, ये डिफरेंट टाइप्स की होती है? 4 टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन्स। आप बताएंगे? इसमें कैल्शियम ऑक्सलेट, फॉस्फेट, सिस्टाइन और यूरिक एसिड, लेकिन 85% जो है वो कैल्शियम ऑक्सलेट जो है वो स्टोन होता है, बाकी जो दूसरे उसके बाद जो नेक्स्ट है वो यूरिक एसिड है, फिर बाकी जो है 2 या 5% जो है दूसरे सिस्टाइन और फॉस्फेट। अच्छा डॉक्टर शिराज, कहा जाता है होम्योपैथिक जो मेडिसिन है वो जल्दी इफेक्ट नहीं करती, असर नहीं करती, अगर आपको इतनी ज्यादा पेन हो तो आप तो फौरन फिर एंटीबायोटिक की तरफ भी जाएंगे? नहीं, अब तो बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है होम्योपैथिक, अब तो ऑन द स्पॉट जो है इसका पेन का रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि होम्योपैथिक मोस्टली अब जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं वो रिकमेंड कर रहे हैं पेशेंट्स को कि आप किडनी स्टोन के लिए होम्योपैथिक डॉक्टर से जो है ना वो राब्ता करें, क्योंकि एलोपैथिक में जो है वो ऑपरेट है और लिथोट्रिप्सी है, लेकिन होम्योपैथिक जो है वो मेडिसिन के साथ इस स्टोन को जो है ना डिसॉल्व करती है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर कहा जाता है होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, ये ले लीजिए, अगर फायदा नहीं होगा तो नुकसान नहीं, ये तो क्योंकि साइन सिम्टम्स के ऊपर ये चलती है ना, वो जो जिस होम्योपैथिक की बात कर रहे हैं वो पहले क्लासिक होम्योपैथिक थी कि एक डोज दे दी और फिर 15 दिन के बाद दूसरी डोज दी, अब वो नहीं है, अब साइकोलॉजिकली हर चीज़ चेंज हो गई है। एक पेशेंट अब आपके पास आता है, वो कहता है यार मुझे ब्लड प्रेशर के लिए अलग चाहिए, पेन के लिए अलग चाहिए, यूरिन के लिए अलग चाहिए, अब वो
मुख्तलिफ मेडिसिन साथ लेके जाता है तो फिर उसको जो है रिलीफ मिलता है। इसका मतलब इसके साइड इफेक्ट भी होंगे अगर आप सही अब से जाहिर इस्तेमाल है नहीं कर पा रहे एक हो। मेडिसिन जब उसकी जरूरत नहीं है अगर आप लेंगे तो वो उसको जो है रिएक्ट करेगी। ठीक हो गया, इस बारे में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन वकास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपने अपॉर्चुनिटीज की बात की। जनाब, बिजनेस करने के लिए एक बड़ा आइडिया चाहिए होता है, ये बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। ये एक बड़ा सवाल है हमारे यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि कुछ लोग जो काम करना चाहते हैं वो इतना ज्यादा सोचते हैं बिजनेस के बारे में, उन्हें लगता है एक बड़ा सा ऑफिस होगा, काफी ज्यादा लोग हायर करेंगे, टीम बनाएंगे, देन बिजनेस स्टार्ट होगा। ऐसा कुछ है या नहीं? अच्छा, अब ये डिपेंड करता है, आपका सवाल बड़ा रेलेवेंट है करंट सिचुएशन में। हमारे यहाँ यंगस्टर्स में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज या प्रॉब्लम है, ये आइडलाइज करते हैं उन बड़े नामों को जिनके पीछे 30-40 साल की या इवन समटाइम इससे ज्यादा की स्ट्रगल मौजूद होती है जी। ओवरनाइट सक्सेस पहली बात है या तो है ही नहीं, और अगर है तो वो फिर वो फेलियर में भी उतनी जल्दी कन्वर्ट हो जाती है। बिकॉज सक्सेस, जब आप बिजनेस एंटरप्रेन्योरियल सेटअप की बात करते हैं, उसको रिटेन करना बड़ा चैलेंज है जी। आप जब बात करते हैं किसी भी सेटअप की, तो आपने ठीक कहा, पहले नंबर पे आइडिया है। आइडिया में आपकी रिसर्च शामिल होनी चाहिए। ठीक है। आप मुझे कहीं कोई ऐसा सेटअप कर ले जिसके लिए मैं नहीं हूं, तो शायद मैं नहीं करूंगा। उसकी रीजन ये है कि मैं उसमें सस्टेन या सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। मेरा एटीट्यूड उसको कितना सपोर्ट करता है, मैं उसको लॉन्गर रन में कितना लेके चल सकता हूँ। बिजनेस लॉन्ग टर्म प्लान होता है, शॉर्ट टर्म नहीं होता। दूसरी बात, आपने इन्वेस्टमेंट की कही, अब तो ये बात पुरानी हो गई, अब बहुत सारी जगह पे इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं रही। फॉर एग्जाम्पल, इस कोविड में जो सबसे बड़ी बात, जैसे डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे जी, कि इसमें जो हाँ बहुत सारी चीजों को लोगों ने डिस्कस किया, उनमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज थी। हाँ जी। मैं घर बैठ के अगर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसी से कंटेंट डेवलप करवा रहा हूँ और उसको ऑनलाइन पेमेंट कर रहा हूँ और उसको लेके अपलोड कर रहा हूँ जी, उससे फर्दर अगर मुझे कोई सर्विस डिलीवर करनी है, उसके लिए मैंने कोई एक और बंदा हायर किया हुआ है। मैं आपको इसमें बड़ी सादी एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारी जो हमारी घर की खवातीन थी जो खाना बना के कहीं डिलीवर नहीं कर पा रहे थे जी, उन्होंने, एक वेंडर है पाकिस्तान में जो ऑनलाइन सर्विसेज डिलीवर कर रहा है, जो ये सारा पैंडेमिक में लोगों को घर में फूड डिलीवरी दे रहा था जी, वहां कांटेक्ट किया, घर का कुक्ड खाना पैक किया और पैक करके उनके जरिए डिलीवर करवा दिया। ना कोई ऑफिस है, ना कोई मार्केटिंग कैंपेन है, ना कोई स्टाफ है, सिर्फ कुक्ड खाना जो है वो लोगों के घरों में जा रहा है। और वो खवातीन जो अदरवाइज शायद बहुत सारे कल्चरल बैरियर पे घर से नहीं निकल सकती थी, वो 40-50,000 रिस्पेक्टफुली घर में बैठ के अर्न कर रहे हैं। जबरदस्त। बहुत सारे जो हमारा सफेद पोश तबका था, जब उन्होंने ये देखा तो कोई बिजनेस सेटअप नहीं है। मैंने कहा आपका मोबाइल फोन, अगर स्मार्टफोन आपके पास है, आप इस ऐसे एरिया में मौजूद हैं जहां पे इंटरनेट अवेलेबल है और आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, तो विद ड्यू रिस्पेक्ट आप अपना बहुत बड़ा लॉस कर रहे हैं। ये एक लेम एक्सक्यूज में आता है कि जी मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है। वो जो ऑफिस वाला एक सारा मामला है वो लॉन्ग टर्म में है, वो भी आता है। वो स्टेज 3 है मेरी नजर में, जो रिसेंट रिसर्च थी कि स्टेज 1 है आप स्टार्ट कीजिए, स्टेज 2 है उसको थोड़ा सा एक्सपैंड कीजिए, स्टेज 3 है फिर उसको सस्टेन कीजिए। जब आप सस्टेन करेंगे ऑफिस, बाकी चीजें खुद ब खुद आप तक आएंगी जी। हम जब स्टार्ट यहीं से करते हैं ना, तो वहां पे रिसोर्सेज चाहिए। अगर आपने बिजनेस आइडिया जनरेट करना है तो बिजनेस आइडिया जनरेशन के लिए पैसे नहीं चाहिए। ठीक हो गया। सिर्फ आपकी विल चाहिए और उसमें सब्र चाहिए। हजरत अली का कॉल है कि बेसब्रा इंसान जो है ना वो जिंदगी में ग्रो नहीं कर सकता। तो आपको सब्र चाहिए, आपको स्टेप बाय स्टेप प्लान करके जाना है। आपको फेलियर्स अगर आते हैं तो आपने वर्किंग करनी है कि उस फेलियर में आपका कहाँ होमवर्क लैक करता था जो ये फेलियर आया। ठीक हो गया। आप आइडलाइज उन लोगों को मत कीजिए जिन लोगों ने बड़ी स्ट्रगल की हुई है या जिन लोगों ने बड़े सेटअप क्रिएट किए हुए हैं। अभी मैंने आपको बताया फ्रीलांसिंग में, मैंने आपको एक घरेलू खवातीन की एग्जांपल दी जो हमारे घर में हाउस वाइफ थी, जो बच्चियां घर से बैठ के काम करें। दूसरा वो स्टूडेंट्स है जो एक लैपटॉप या एक कंप्यूटर पे रिसर्च बेस पूरे प्रोजेक्ट बना के दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और डॉलर्स में अर्न कर रहे हैं। सिर्फ कितना सब्र करना चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के बाद, इस बारे में मजीद बात करेंगे। यह वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले नुमान हमारे साथ मौजूद है तो उनकी खूबसूरत सी आवाज में हम एक गाना सुनेंगे। पटोले वर्गी लगदी है,
हथ च महंगा फोन रख दिए, कुड़ी पटोले वर्गी लग दिए, हथ च महंगा फोन रख दिए, कुड़ी वलैती में ओ सब तो फेम, खेडे जे लव गेम 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 ते हर जावा, खेडे जे लव गेम 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 ते हर जावा। ठुमके लावे सुपने दे विच आके स्वीटी साडा बैंड बजावे, डिस्को दे विच आके यारो इंग्लिश ठुमके लावे, सुपने दे विच आके स्वीटी साडा बैंड बजावे, ऐवे मेरा एम ओ करे मैनू प्रेम, खेडे जे लव गेम 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 ते हर जावा, खेडे जे लव गेम 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 ते हर जावा, ते हर जावा, ते हर जावा। तू कम ने साडे सेम, ताना शाना गा के यारो हो जाना मैं फेम, सिंगल मैं ते सिंगल तू कम ने साडे सेम, गाना शाना गा के यारो हो जाना मैं फेम, हुन ते दस दे नेम तू कहना दवी शेम, खेडे जे लव गेम 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 ते हर जावा, खेडे जे लव गेम 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 ते हर जावा। वेलकम बैक जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। ब्रेक से पहले नुमान ने एक ज़बरदस्त सा हमें गाना सुनाया जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त है, बड़ा इंजॉय किया हमने। और हमारे साथ हमारी ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं। वक़ास साहब हैं, डॉक्टर शिराज हैं, डॉक्टर अली हैं, नुमान है। वक़ास साहब जिक्र कर रहे थे जब भी आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आप में सब्र होना चाहिए। सर कितना सब्र होना चाहिए? लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट है ना स्पेशली यूथ का कि आप बिज़नेस स्टार्ट करें, आपकी अर्निंग हो जाए, जल्दी से आप गाड़ी भी बाय कर लें, मकान भी बना लें, घर भी ले लें, तो ये कितना सब्र करना पड़ेगा बिजनेस में? अब देखिए ये तो डिपेंड करता है कि आपने बिजनेस क्या शुरू किया। सबसे पहली बात तो ये है, जैसे अभी सर के साथ मेरी बात हो रही थी, आपका ना आइडिया और आपका विजन, ये दोनों चीजें बड़ी मैटर करती हैं कि आपने प्लान क्या किया। ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ स्टूडेंट्स के लेवल पे प्लीज कॉपी पेस्ट मत कीजिए। आप किसी का आइडिया रेप्लिकेट नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे सिनेरियोज में आपको उसमें इनोवेशन लानी होगी जी। और वो जो आपका सब्र वाला सवाल है वो डिपेंड करता है कि आप काम क्या करने जा रहे हैं जी। अब कुछ ऐसी चीजें जैसे अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों में आसानी ला रहे हैं तो शायद आपका आइडिया जल्दी क्लिक कर जाए, बिकॉज वो अगर आपने लग्जरी आइटम को फोकस किया है वो लॉन्ग टर्म होगा क्योंकि उसकी ऑडियंस लिमिटेड है। तो इस आइडिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना वो उसको मार्केटिंग की टर्म में कहते हैं नीश क्रिएट करना जी। आपने टारगेट ऑडियंस क्या सिलेक्ट की है, ठीक है, आपके मार्जिन क्या है, आपका सप्लाई चेन का सेटअप क्या है। अब इसमें मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। बहावलपुर में मेरा एक दोस्त रहता है जी। उसने क्या काम किया, उसने पाकिस्तान के जितने बड़े फूड चेन्स हैं उनकी इंग्रेडिएंट्स में एक बेसिक इंग्रेडिएंट है चीज जी।
उसने पता नहीं कहां से वो अरेंज किया कि वो मार्जिनेबल कॉस्ट पे वो चीज परचेज करता है और मार्केट से कम रेट में जी डोर स्टेप के ऊपर वो चीज डिलीवर कर रहा है। अब उसका वॉल्यूम स्टार्ट हुआ पाकिस्तानी 10,000 रुपए से, जी अब उसकी एवरेज ट्रांजैक्शन पर वीक 5 लाख है। जबरदस्त। लेकिन इस प्रोसेस में 6 माह का अरसा लगा उसको अपनी रेपुटेशन बिल्ड करने के लिए कि मैं चीज जो दूंगा वो फ्रेश होगा, क्वालिटी चीज होगा। अपने उनके साथ एक रिलेशनशिप डेवलप किया। सब्र बड़ा इंपॉर्टेंट है जब आप मार्केटिंग के फेज में जाते हैं। जी क्रिटिसिज्म सुनना पड़ता है, बहुत सारे वहां पे कंपेटिटर्स ऑलरेडी बैठे हुए हैं, आप उनमें कुछ वैल्यू एडिशन देंगे तो आपको बिजनेस मिलेगा ना। बिल्कुल। तो ये 2 चीजों को समझना कि आपका आइडिया और विजन कितना क्लियर है, और दूसरा आपने टारगेट ऑडियंस क्या सिलेक्ट की है। जब आप ये 2 चीजों को बड़े अच्छे से डेवलप कर लेंगे, इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे जाएंगे और आप इम्प्रूव करते जाएंगे। हमारे यहाँ पे यंग जनरेशन में ये प्रॉब्लम है, ये इम्प्रूव नहीं करना चाहते। जी इनके एटीट्यूड में ये चीज है कि जो मैं कह रहा हूँ दैट्स ऑल। सर, ट्रस्ट डेवलप करना आपने जिक्र किया है अपने क्लाइंट के साथ। हमने जो ऑनलाइन बहुत से पेजेस देखे, काम बहुत अच्छा चलना शुरू हुआ, साथ ही फेक पेजेस निकलना शुरू हो गए। जो आपने कमिट किया वो चीज आपने नहीं डिलीवर की। तो यहाँ पे भी बहुत से प्रॉब्लम्स आए। जहाँ पे काम स्टार्ट हो रहा था वहां पे काम डाउन भी जा रहा था। लोगों को ट्रस्ट इश्यूज बहुत हुए ऑनलाइन शॉपिंग पे। देखिए, एंटरप्रेन्योरल सेटअप में या बिजनेसमैन वो है ही नहीं जो शॉर्ट टर्म सोचे। जी ये आज बात लिख लीजिए। ठीक है। जो बंदा कहता है मैं वंस सेल करके पैसा लूं, वो फ्रॉड करके बड़े लंबे तक सर्वाइव नहीं कर सकेगा। ठीक है। जो बिजनेस टर्म है, एक खातून कराची में है, वो ज्वेलरी की आइटम, फीमेल ज्वेलरी आइटम्स में वो करते हैं काम, और उनका मैं लास्ट टाइम देख रहा था, वो एक टाइम पे केजीज के हिसाब से ऑर्डर बुक कर रही थी। और वो क्या था कि वो अपने पेज पे लाइव आते हैं, वो लाइव अपने सामने चीजें पड़ी दिखा रही हैं, आप उनमें से चूज करें और वो आपसे एड्रेस और सारी चीजें नोट करके आपको डिलीवर कर देंगे। एंड कुड यू इमेजिन कि वो पाकिस्तान के अलावा इंडिया, बांग्लादेश, यूएई, यूके, यूएसए, वो तकरीबन आप बरे आजम का नाम ले, मैं बताऊंगा कि वो वहां पे बिजनेस कर रही हैं। जबरदस्त। और वो 3 घंटे लाइव आने के लिए आई और वो 7 घंटे तक लाइव थी, और वो रिक्वेस्ट कर रही थी अपनी ऑडियंस से, बस कर दें, मैंने जो टाइम एलोकेट किया था मेरा गला बोल बोल के रह गया है, आपकी मेहरबानी है, लोग उनसे बात कर रहे हैं। और वहां बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी कि वो एक इंडियन उनकी कस्टमर थी, वो कह रही थी मुझे आप 3 kg से ज्यादा सामान नहीं भेजते तो मेरे लिए चैलेंज है। तो उन्होंने कहा जी देयर आर सम इश्यूज कस्टम से और बाकी चीजें, तो मैं नहीं उसको लिए कर सकती, मैं यूएई भेज सकती हूँ, आप यूएई से कर लें। लोग उनसे बाय करके भी आगे बिजनेस कर रहे होंगे। तो अब आप मुझे बताएं, 3 घंटे एक बंदा ऑनलाइन आया, आपने 7 घंटे तक बैठ के कर रहा है और वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे जाने दें, तो कहीं ट्रस्ट फैक्टर है ना। बिल्कुल। और वो मेरे फैमिली मेंबर ने वो चीज मंगवाई और वो जो चीज वहां थी वो वही थी। इनफैक्ट उन्होंने कॉल करके कहा कि इसमें मुझे थोड़ा फॉल्ट है, तो उन्होंने कहा आप इसको वापस भेज दें, जी हम आपसे चार्जेस भी चार्ज नहीं करते और मैं आपको फ्रेश पीस वापस भेज दूंगी। अब आप मुझे बताएं क्या वो लॉन्ग टर्म में बिजनेस नहीं करेंगे? ये जब आपकी बात होगी ना, बिजनेसमैन लॉन्ग टर्म सोचेगा, वो शुरू में शायद प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा, वो रेपुटेशन ही बिल्ड और करेगा। कहा जाता है ना, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं 1 ईयर तक आप ये मत सोचिए कि आप कितने अर्न कर रहे हैं, आप ये सोचिए कि ट्रस्ट कितना डेवलप किया अपने लोगों पे, क्योंकि जब एक बार ट्रस्ट बन जाता है फिर आपकी अर्निंग स्टार्ट हो और जाती है। आपकी इसी बात में एक चीज ऐड करूंगा, एक बड़ा खूबसूरत वो जुमला है कि जब तक लालची लोग जिंदा है ना, ठग की मौजें हैं। ये जो आपने बात की ना, फ्रॉड होता है, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि लोग कंपैरिजन करते हैं कि एक बंदा एक चीज 1000 में दे रहा है, दूसरा उसको 500 में दे रहा है, तो वो कंपेयर नहीं करते कि इसकी रेपुटेशन क्या और इसकी रेपुटेशन क्या है, वो 500 के चक्कर में ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। और मेरा ख्याल है इससे बचने के लिए आप रिव्यूज वगैरह चेक कर लीजिए, कितने लोग ऑनलाइन रेपुटेशन देखिए, उनका बाइंग पैटर्न लोगों का देखिए, उनके साथ वहां पे फीडबैक्स देखिए जी, और फिर ये चैलेंज कम होगा। लेकिन मैं यहाँ टिप दूंगा उन तमाम यंगस्टर्स को कि खुदारा आप फौरन से प्रॉफिट या बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत बांधिए, ये लॉन्ग टर्म काम है। स्टेज 1 है अपने आप को मार्केट में इन कीजिए, स्टेज 2 है अपनी रेपुटेशन बिल्ड कीजिए, कॉल कीजिए लोगों को, जब एक चीज आपने डिलीवर की ना उनसे फीडबैक लीजिए, सर आपको चीज ठीक मिली, पैकेजिंग ठीक थी, कस्टमर आपको एजुकेट करेगा। सर यहाँ पे एक चीज है कि जब आपको जो डिलीवरी बॉय डिलीवर करने आ रहा है आपकी प्रोडक्ट, तो वो भी एक बड़े बाजिद हो जाते हैं ना कि हम ओपन नहीं करने देंगे, आप बाद में ओपन कीजिए। तो मेरा ख्याल है अगर आपकी प्रोडक्ट ठीक है तो आप ये बिल्कुल आप ओपन करके चेक कर सकते हैं, ताकि इस तरह से भी आपका जो ट्रस्ट है वो डेवलप हो सकता है अपने क्लाइंट के साथ। तो काम हो ही इसी तरह से रहा है। जो आप कह रहे हैं कि जो लोग बड़े शॉर्ट टर्म में सोचते हैं, वो लॉन्ग टर्म में आप सोचें, वो खातून जो केजीज के हिसाब से ज्वेलरी सेल कर रही है, उसकी पर डे की ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम क्या होगा?
ट्रस्ट है तो वो पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में अपना वो सेटअप रन कर रहे हैं ना जी। और वो कहते हैं मुझे 2 साल लगे सेटअप तक आते हुए, कि शुरू में मैं 3-3, 4-4 घंटे लाइव बैठती थी, मेरा एक भी ऑर्डर नहीं होता था। और उन्होंने जो की थी वो यही है जो मैंने अभी आपको, जो आपने भी बात कही, कि जब कोई चीज आएगी आपके पास राइट है उसके ऊपर कन्फ्लिक्ट करने का। अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है मेरे प्रोडक्ट से या उसके डिलीवरी स्टैंडर्ड से या उसकी पैकेजिंग से, तो आपका राइट है आप उसको रिटर्न कर दीजिए। जबरदस्त। सर इस बारे में मजीद बात करेंगे कि जो एक आइडिया आ जाता है मार्केट में, फिर सब उसी पे क्यों काम करना शुरू कर देते हैं, उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, इस बारे में भी बात करें। डॉक्टर शेराज, आपने कोई ऑनलाइन सर्विसेज अपनी देना शुरू की ये कोविड-19 में, क्योंकि डॉक्टर्स भी ऑनलाइन आ रहे थे, आपको जैसे वकास साहब जिक्र कर रहे थे, तो आपने कोई अपनी मेडिसिन ऑनलाइन की हुई है कि जी आप बाय कर सकते हैं ऑनलाइन? जी बिल्कुल, मैं मेरा पेज है फेसबुक में, शेराज होम्यो किडनी केयर क्लिनिक के नाम से जी। तो वहाँ पे मैं जो है ना तकरीबन 3 ईयर्स से जो है उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। लेकिन अब जो है उस पेज पे मैंने काफ़ी हद तक जो है ये कोविड-19 के अवेयरनेस और होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो बताया है लोगों को कि ये लोग इस्तेमाल करें, क्वारंटाइन करें, घरों में रहें और घरों में जो है ना अपने आप घर वालों से अलग हो जाएंगे। जिसको है वो क्वारंटाइन अब फौरी तौर पे करे। और ये एक आर्सेनिक एल्प के नाम से मेडिसिन है, वो जो है वो यूज़ करे 3 टाइम 5 ड्रॉप। इंशाल्लाह ताला उसको जो है वो 14 या 15 डेज में उसकी जितनी भी सिम्टम्स हैं वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया। जैसे आपने सिम्टम्स को खत्म करने के लिए मेडिसिन बताई है, कुछ लोगों ने डॉक्टर साहब आपने देखा होगा जैसे ही ये कोरोना आया तो कुछ डॉक्टर्स ने ऑनलाइन आके सिम्टम्स बताना शुरू किए और कुछ मेडिसिन भी रिकमेंड करना शुरू कर दी थी। मेरा ख्याल है वो ज्यादा फायदेमंद नहीं रही, क्योंकि वो मेडिसिन कुछ लोगों को शुगर भी थी, कुछ लोग किसी और बीमारी में मुब्तला थे, उन लोगों ने खाना शुरू कर दी थी। बहुत से साइड इफेक्ट इसके भी हुए। तो मेरा ख्याल है मेडिसिन जब तक आप अपने डॉक्टर के पास न जाए तो आपको नहीं लेनी चाहिए ऑनलाइन। हर मेडिसिन जो है वो हर एक के लिए नहीं होती। बिल्कुल ट्रू, वो हर किसी के लिए नहीं होती। तो काइंडली जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो पहले अपने डॉक्टर के पास जाइए, अगर वो रिकमेंड करते हैं देन आप ऑनलाइन वो मेडिसिन बाय कीजिए, ना कि किसी के कहने पे वो मेडिसिन लीजिए। आपने 4 तरह के किडनी के जो स्टोन्स हैं उनके बारे में हमें बताया कि कौन कौन से होते हैं। इसमें पेनफुल कौन सा है और किस स्टेज में फर्स्ट कौन सा होता है, बाद में कौन सा होता है और सबसे ज्यादा डेंजरस कौन सा है? पेनफुल जो है वो कैल्शियम ऑक्सलेट जो है स्टोन है, जो 85% जो है लोगों में जो है पाया जाता है। और यूरिक एसिड का जो है वो पेन नहीं करता। लेकिन सबसे ज्यादा जो मोस्टली जो पेन नहीं करता उसके सिम्टम्स क्या होंगे? उसके सिम्टम्स ये होंगे कि वो यूरिक एसिड का जो होगा वो आपके जॉइंट्स पेन करना शुरू कर देगा। ठीक है। एक जॉइंट्स, क्योंकि उसमें एसिडिटी बहुत ज्यादा होगी। यूरिक एसिड हमेशा जब बॉडी में एसिडिटी ज्यादा होगी तो उस एसिडिटी की वजह से जो है यूरिक एसिड बढ़ना शुरू होगा और उसी की वजह से जो है यूरिक एसिड स्टोन जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया, ये इसके सिम्टम्स हैं आपके जॉइंट्स में पेन होना शुरू। और आजकल जो हमारे नौजवान लोग हैं, जो बॉडी बिल्डर्स हैं, जो एक्सरसाइज करते सबसे ज्यादा ये वो अगर 100 बॉडी बिल्डर्स हैं तो 90 को किडनी स्टोन्स है। उसकी वजह ये है कि वो फूड सप्लीमेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल, क्योंकि वो फौरी चाहते हैं कि हम लोग रातों रात जो है वो बॉडी बिल्डर्स जो है बन जाए। वो फूड मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो है वो लेते हैं, पहले एक्सरसाइज से पहले लेते हैं, फिर एक्सरसाइज के बाद लेते हैं, फिर ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन्स लेना शुरू करते हैं। जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन्स भी लेते हैं तो उनको भी किडनी स्टोन्स बहुत जल्दी होते हैं। हर डिपार्टमेंट में, हर फील्ड में हर लोग बैठे हुए हैं जो बहुत जल्दी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, आपकी मीडिया हो या आपके माजरत के साथ हमारे टीचर्स हजरात हो, स्टूडेंट्स हो, हमारे सोशल मीडिया पे काम करने वाले लोग हो या हमारे डॉक्टर्स जैसे जिक्र कर रहे हैं कि बॉडी बिल्डर्स भी रातों रात ही अपनी बॉडी को मेंटेन करना चाहते हैं, जैसे वो उन्होंने आइडियलाइज किया होता है ना किसी शख्स को, वो वैसा ही करना चाहते हैं। तो काइंडली ऐसा मत कीजिए, डॉक्टर के पास जाइए या आपके जो जिम में इंस्ट्रक्टर होते हैं उनसे डिस्कस कीजिए, देन आप सर जैसे हर मेडिसिन हर किसी के लिए नहीं बनी ना, तो उसी तरह से हर बॉडी शेप जो है ना वो हर कोई नहीं बना सकता। मेरा ख्याल है हर किसी की एक अपनी अपनी है। सर सितारों के बारे में बात करेंगे, किसके सितारे बहुत तेज जा रहे हैं और किसके सितारे थोड़े डाउन जा रहे हैं? इसके बाद ये जो सूरज ग्रहण की बात हुई ना जी, इसके बाद की सिचुएशन जो है वो ये है कि एरीज, जेमिनाई, कैंसर और पाइसेस जी, 4 स्टार्स जो है ना वो इफेक्ट होंगे इससे। ठीक है। इस दफा ना ये हुआ है कि ये लगा है जेमिनाई में, ये जो सोलर इक्लिप्स लगा है ये जेमिनाई में लगा और जेमिनाई के 5th हाउस में। अच्छा, उसमें अब ये है कि हर जो ज़ोडिएक साइन होता है ना
اس کے 12 گھر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جب ہم ایسٹرولوجرز بات کرتے ہیں نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگلا بندہ جو سامنے بیٹھا ہوا نا اس کو پتا ہے 5واں گھر کون سا, تو وہ گزر جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, میرے اس کے 5ویں گھر میں لگا ہوا, اس کے 7ویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے, اور وہاں پہ یہ بتانا چاہیے ہر سٹار کے 12 گھر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں بیت الصحت ہوتا ہے. بیت کا مطلب گھر, بیت الصحت ہے, بیت الاولاد ہے, بیت الزواج ہے, دوستوں کا گھر ہے, دشمنوں کا گھر ہے, آپ کے سفر کا گھر ہے. اس طرح 12 گھر ہوتے ہیں. ڈویژن ہوتی ہے ہر سٹار کے اندر. تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اب یہ 5واں گھر جو ہے that relates to your family. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے فیملی سے ریلیٹڈ ہے. تو جیمنائی کا جو 5واں گھر ہے, اچھا ہر سٹار کا گھر جو ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے ریئیکٹ کرتا ہے ایکلپسز کے اوپر. تو جیمنائی والے جو ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہیں اس طرح سے کہ جو ان کے سینئر فیملی ممبرز ہیں ان کا خیال وہ زیادہ رکھیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ایریز والے ہیں وہ انجریز سے بچیں. کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس میں رسک ہو کہ انجری ہو سکتی ہے, وہ اوائڈ کریں. کیونکہ اور وہ کتنا عرصہ اوائڈ کریں یہ بھی میں کلیئر کرتا ہوں. ایک جس وقت ایکلپس لگتا ہے تو اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ بلڈ اپ ہونا شروع ہوتا ہے اس کے لگنے سے 1 مہینہ پہلے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں نا کہ ایفیکٹ کتنا عرصہ پرولونگ کرتا ہے, وہ کرتا ہے آلموسٹ 3 to 4 months. ٹھیک ہے. اب ہم اس کو دیکھ رہے ہیں سولر ایکلپس کو. 21 کو لگا ہے, ابھی 5 تاریخ کو ایک اور ایکلپس ہے, وہ تو لونر ہے مگر ایکلپس تو ہے. تو یہ چونکہ بہت ہیوی ایکلپس تھا, اٹ واز لائک فار 6 hours, 5.5-6 گھنٹے کا ایکلپس تھا. تو اس میں یہ 4 سٹارز جو ہیں ان کو خاص خیال رکھنا ہے. مگر کینسیرینز کے لیے اچھی چیز جو ہے وہ یہ ہے اس کے اندر کہ سڈن گینز جو ہیں پیسے کے وہ پاسبل ہیں کہ ان کو ہوں. ٹھیک ہے, یہ ایک اچھی چیز ہے. پیسہ ہوتا ہے تو ساری تکلیفیں جو ہیں وہ بندہ جو ہے نا بھول جاتا ہے. مگر بہرحال جو پائسز ہیں ان کو اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے. پائسز کو جو ہے خاص طور پہ جو پریگننٹ خواتین ہیں, مطلب ایکلپس کی وجہ سے نہیں, اوور آل میں بات کر رہا ہوں کہ اس کے بعد کی جو سچویشن ہے, جو ریڈیشن یہ چھوڑ کے گیا ہے ایکلپس, اس کی وجہ سے ان لوگوں کو جو پریگننٹ خواتین ہیں ان کو تھوڑا سا دھیان کرنا ہے. وہم نہیں کرنا, احتیاط کرنی ہے. وہم جو ہے وہ ہمیشہ مشکل پیدا کرتا ہے. آپ اوور تھنک کرنا شروع کر دیتے ہیں اور سائیکالوجی آپ کی خراب ہو جاتی ہے. تو پریکاشنز لیں جو آپ کو بتایا جا رہا ہے, آپ عمل کر کے دیکھیں. اور اس کے علاوہ گورنمنٹ جو ہے اس کی میں بات کرتا ہوں کہ ان کو بھی پریکاشنز لینے چاہیے, کیونکہ فلڈز جو ہیں وہ ایکسپیکٹڈ ہیں, ارتھ کویکس جو ہیں وہ ایکسپیکٹڈ ہیں. تو کووڈ-19 کا تو کسی کو پتہ نہیں تھا, اس لیے پہلے سے کوئی اس کا مینجمنٹ کا انہوں نے نہیں کیا ہوتا, کسی نے بھی نہیں کیا دنیا میں. مگر یہ ہے کہ فلڈز کا تو کر سکتے ہیں, پری فلڈ جو ہے مینجمنٹ وہ کریں. اس کے علاوہ اور جو ارتھ کویکس ہیں وہ جو مینجمنٹ ہے, ایمرجنسی مینجمنٹ جو ہے وہ کر کے رکھیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ افیکٹ نہ ہو, کیونکہ کووڈ-19 نے پہلے کمر توڑی ہوئی ہے. بالکل. تو اب دھیان کر لیں. اس گورنمنٹ کی اگر بات کی جائے تو جب سے یہ گورنمنٹ آئی تب سے کہا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں رہے گی یا نہیں, ختم ہو جائے گی, ٹوٹ جائے گی. تو کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ میں چاہ رہی تھی تھوڑی گورنمنٹ کے بارے میں بھی آپ ہمیں بتا دیں. پاکستان کا نمبر ہے 7. ٹھیک ہے جی, 7 ہے روحانیت کا نمبر. پاکستان از اے میریکل آن دا میپ آف دس ورلڈ. ٹھیک ہے, معجزے کا نام ہے پاکستان, اور یہ معجزہ ہوا کرتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. تو اگر یہ بنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ سوچ کے بنایا ہے اس کو. کیا بات ہے. اور یہ پاکستان has been made to stay. پاکستان جو بنا ہے وہ رہنے کے لیے بنا ہے انشاءاللہ. کیونکہ میں پہلے بات کرتا ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ مجھے اس سائڈ سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے. ٹھیک ہے, پاکستان کا نام نہیں لیا مگر انہوں نے کہا مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک بڑے پائے کے بزرگ گزرے, صوفی برکت ان کا نام, فوت ہو گئے ہیں. انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کے فیصلے جو ہیں وہ پاکستان سے ہوا کریں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب آپ یہ دیکھیں اسٹریٹجیکلی پاکستان کس طرح سے لوکیٹڈ ہے. پاکستان پوری دنیا کے لیے اہم ہے.
بالکل. چائنا کے لیے اپنے طور پہ اہمیت ہے, امریکہ کے لیے اپنے طور پہ, پاکستان ایک اہمیت کا نام ہے پوری دنیا کے لیے. اچھا, اب اس کی سیاست کی آپ بات کر رہے ہیں, 70-72 سال میں ایسے بھی ہوا, ایسے بھی ہوا, چل رہا ہے نا, چل رہا ہے. اچھا, اب 2017 کے اینڈ سے پاکستان کے لیے بہت پازیٹیو ٹائم جو ہے وہ شروع ہوا ہے گرو کرنے کا. میں یہ نہیں کہتا کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اس کو بڑا اٹھانا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ٹائم شروع ہوا ہے, اس میں XYZ کوئی بھی آتا اس نے آٹومیٹکلی کرنا تھا کام پاکستان کی گروتھ کے لیے, کیونکہ حکم ربی اب جو ہے وہ اس طرف چیزیں ظاہر ایڈمنسٹر مانیٹر وہی کر رہا ہوتا ہے, مگر اب خاص احکامات ہیں کہ وہاں سے اب 2017 کے اینڈ سے شروع ہوا ٹائم. پاکستان کے لیے اس وقت جو ہے وہ ایکلپس کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں, تھوڑی چینجنگ کا وقت ہے. پاکستان میں آپ غور کیجئے گا کہ جب بھی صدارتی نظام آیا ہے پاکستان نے ترقی کی ہے, پاکستان میں جب بھی ڈیموکریسی آئی ہے اس کی وجہ سے پاکستان نے آفٹر ایفیکٹس بھگتے ہیں. 7 نمبر ریلیٹ کرتا ہے صدارتی نظام کو, ٹھیک ہے. 7 نمبر جو ہے ہمیشہ صدارتی نظام سے ریلیٹ کرے گا, اس کے علاوہ کوئی نظام رائج ہوگا 7 نمبر کے علاوہ وہ خرابی کرے گا. تو اب جو ہے پاکستان جو ہے اٹس گوئنگ ٹوورڈ دس صدارتی نظام کی طرف جا رہا ہے پاکستان. 3-4-5 مہینے میں ہمیں بالکل کلیئر ہو جائے گی, جو مطلب میرے پاس علم اللہ تعالیٰ نے محدود سا دیا ہوا ہے اس کے حساب سے میں دیکھ کے بتا رہا ہوں کہ پازیٹیو چیزیں ہونے والی ہیں. پازیٹیو پاکستان کے لیے پازیٹیو ٹائم ہے انشاءاللہ. آگے ہم پازیٹیو چیزیں دیکھیں گے. اور کچھ چیزوں کے بارے میں آپ نے بتایا جن کے بارے میں پہلے مینجمنٹ کر لینی چاہیے. فلڈ کے بارے میں, زلزلے ہیں اور کچھ چیزیں آپ نے بتائی ہیں, ان کے بارے میں پہلے ہی مینجمنٹ کر لینی چاہیے. عمران خان صاحب کی میں بات کرتا ہوں. ابھی آج کل جو ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے پچھلے 1-2 دنوں سے, یہ ہے وہ ہے, اس طرح کی بات ہے, مطلب میں اس کے اوپر بات نہیں کرتا کیونکہ پھر وہ تو کرنٹ افیئرز والوں کا کام ہے, میں وہ انالیسس نہیں دیتا, میں تو ایسٹرولوجیکل انالیسس دیتا ہوں. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایٹ دا ٹائم آف ہز برتھ, عمران خان کی بات کر رہا ہوں, ان کا جو مارچ تھا وہ بہت اسٹرانگ تھا. مریخ جب بھی اسٹرانگ ہوتا ہے نا کسی انسان کے ذائچے کے اندر پیدائش کے وقت, وہ ساری عمر اسٹرانگ اس کو رکھتا ہے دشمنوں کے اوپر. عمران خان از اے اسٹرگلر. عمران خان کو آپ دیکھ لیں کہ اس نے ہمیشہ یہ کہا ہے اپنے کھلاڑیوں کو آخری بال تک کھیلنا ہے, اور عمران خان نے ہارے ہوئے میچ جیتے ہیں. اس وقت بھی اگر سچویشن لگ رہی ہے نا کہ ہاں ان کو اندرونی طور پہ خطرات ہیں, اپنے دوستوں سے خطرات ہیں, مگر ہی ول ایمرج ایز اے ونر, کیونکہ ان کی فطرت میں ان کا مارچ ٹھیک ہے. مارچ جس کا ٹھیک ہوتا ہے, اور جب وہ حکمران بن جاتے ہیں تو مارچ کا تعلق ہے آرمی کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. مارچ کا رنگ ہے لال, ٹھیک ہے, خون کا رنگ ہے, تو آرمی کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے. آرمی کے ساتھ ریلیشنز, خان صاحب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ریلیشنز ٹھیک رہیں گے. پارلیمانی نظام چینج بھی ہو جاتا ہے, صدارتی نظام بھی آتا ہے. آپ دیکھیے گا کہ عمران خان کہیں نہ کہیں سسٹم کے اندر کسی اچھی جگہ پہ موجود ہوں گے. ٹھیک ہو گیا, زبردست. مطلب ہم امید کر رہے ہیں آگے چیزیں بہت پازیٹیو ہونے والی ہیں. بہت پازیٹیو ٹائم ہے انشاءاللہ. نعمان سے پوچھیں گے, اسٹارز وغیرہ پڑھتے ہیں, یقین کرتے ہیں؟ نہیں, یہ قسمت فیوچر کے بارے میں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں رکھتا اس پہ بات کرنے میں, کوئی اچھا آئے گا وقت. ہاں, ماضی یا آپ کی جو نیچر ہے اس کے بارے میں اسٹرالوجی میں نے بھی پڑھی ہے. اچھا, زبردست. تو میری والدہ بھی بڑا انٹرسٹ رکھتی ہیں اس بارے میں, تو سمجھتے ہیں اس چیز کو, ہے جو نیچر جو آپ کی ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے, لیکن کیا آپ اپنے کوئی گانے شانے کرنے سے پہلے کچھ وہ کرتے ہیں, اسٹارز وغیرہ پڑھتے ہیں کہ اچھا یہ میں گانا گاؤں گا تو ہٹ ہو جاؤں گا, یہ نہیں, مجھے یہ کام اس وقت کرنا چاہیے؟ نہیں. اچھا سر, کلرز کے بارے میں میں پوچھوں گی کہ کچھ لوگ کلرز پہنتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں جی میرا فیوریٹ کلر ہے یا مجھے سوٹ کرتا ہے. کتنا اثر انداز کرتا ہے آپ کی پرسنالٹی پہ یہ کلرز دی پرسنالٹی اور ہیلتھ دونوں پہ اثر کرتا ہے. دونوں ہیلتھ پہ بھی کرے ہو؟ جی, میں آپ کو بتاتا ہوں, میں سویڈن کی جس یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں, ہاں جی, وہاں پہ ہمیں ایک تھراپی روم بھی جو ہے نا وہ الاٹ کیا گیا ہے. کلر تھراپی روم جو ہے, وہاں پہ زیادہ ڈپریشن کا ایشو آتا ہے. تو میری ایک کولیگ, آج کل پاکستان میں بھی ہے اس وقت, تو خیر پینڈیمک کی وجہ سے. اچھا, میری ایک کولیگ ہے, جرمن ہے وہ, مگر وہ بڑے عرصے سے پڑھا رہی ہیں اس یونیورسٹی میں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ علی میری سسٹر آئی ہوئی ہیں اور ان کا ہیڈ ایک جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہا, تو وڈ یو پلیز بی ایبل ٹو وزٹ ہر, اور اس کو دیکھو, آپ کی کوئی مسئلہ ہے جو ٹھیک ہو سکتا ہے. تو میں یوزلی جاتا تو نہیں, میں اسٹوڈنٹس کو دیکھتا, میں کولیگ ہے, میں چلا گیا ہوں.
میں نے دیکھا ہے جا کے کہ ان کا جو کمرہ ہے اس کے اندر ریڈ کلر زیادہ ہے. ان کا نام پوچھا میں نے اور اس کے اندر ریڈ کلر زیادہ ہے. ان کی جو بیڈنگ ہے وہ بھی ریڈ کلر میں ہے اور انہوں نے جو اوپر بلینکٹ لیا ہوا تھا وہ بھی ریڈ کلر میں تھا. تو میں سمجھ گیا کہ مسئلہ کیا ہے. ان کے نام کے ساتھ یہ کلر جو ہے یہ میچ نہیں کرتا. یہ بھی پوری سائنس ہے. ٹھیک ہے, یہ جو کلر تھراپی ہے اٹس اے سائنس. تھراپی ہوتی ہے اور سیکنڈ لائن تھراپی کے طور پہ یوز ہوتا ہے. ڈاکٹر بتائیں گے. سے ٹریٹ کیا جاتا ہے لوگوں کو بہت سی بیماریوں کو. بالکل کیا جاتا ہے. اچھا, میں نے یہ کیا کہ میں نے صرف اس کی جو بیڈنگ تھی نا اور جو کمرے کی جو چیزیں ریڈ تھی ان کو میں نے ہائڈ کروایا اور وہ اس کے بعد میں نے آدھے پونے گھنٹے کے بعد اور میں نے اس کو ہمیشہ جوڑا ہے قرآن پاک کے ساتھ. کچھ پڑھ کے جو ہے وہ آپ پانی دے دیں یا دم کر دیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. وہ کیا ہے آدھے پونے گھنٹے کے بعد اوکے. انہوں نے کہا جی کیا کہ میں کچھ نہیں کیا. یہ ہے کلر جو ہے یہ میچ نہیں کرتا ٹھیک ہے آپ کے نام کے ساتھ. تو یہ کلر آپ نے یوز نہیں کرنا. انسٹیڈ آف یوزنگ ریڈ اپنی بیڈنگ جو ہے اسکائی بلو کلر کی کر لیں, وائٹ کلر کی کر لیں, لائٹ کلرز میں آ جائیں. ٹھیک ہو. کیونکہ دیکھیں 4 ایلیمنٹس ہیں جس سے کائنات بنی ہے اور جو حروف ہے نا وہ بھی 4 ایلیمنٹس میں ڈیوائیڈڈ ہیں. ٹھیک ہے. اگر آگ کے ساتھ آگ کو ملا دیں گے تو آگ زیادہ ہو جائے گی. آپ کے نام کا حرف آتشی ہے پہلا لفظ اور آپ چیز بھی کوئی اس طرح کی استعمال کر رہے ہیں جس سے امپیکٹ جو ہے وہ انکریز ہو جائے گا تو پھر تو خرابی ہے. بالکل. اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ کو بیلنس کرنے کے لیے کوئی آبی چیز جو ہے آبی یعنی واٹر سائن کی کوئی چیز جو ہے وہ آپ یوز کریں گے وہ بیلنس ہوگی. ٹھیک ہو گیا. سر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پہلے نام کے ساتھ اپنے کلرز پوچھنے چاہیے کون سے ہیں جو آپ کی ہیلتھ کے لیے اچھے ہیں اور پھر وہ ان کا استعمال کرنا چاہیے. اور یہاں پہ ہم جو ایک بات کر رہے تھے بریک میں نام کی, بلکہ پروگرام شروع سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ یہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ نام جب آپ رکھیں تو ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے. اب جس طرح بھائی کہہ رہے ہیں نا کہ کنسلٹ نہیں کرتے, کر لینا چاہیے. اس سے بہتری یہ ہو جاتی ہے کہ نام کے جو حروف ہیں وہ ڈیٹ آف برتھ سے اگر میچ کر جاتے ہیں زندگی میں بہت ساری آسانیاں ہو جاتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے سر, نام رکھتے ہوئے کن چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے میں اس بارے میں بھی بات کروں گی. وقاص صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقاص صاحب ہم پہلے بات کر رہے تھے ٹیچر ٹریننگ کی, وہ ہم ڈیلی بات کرتے ہیں, ہمارے اسکولز میں بھی اب یہ سسٹم سٹارٹ کر دیا گیا ہے. جی ٹیچر ٹریننگ بہت ضروری ہے, وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی ٹریننگ ہونی چاہیے آپ کے اساتذہ کرام کی. اب آن لائن کلاسز سٹارٹ ہو گئی, ہم تو پہلے ہی ٹریننگ میں پھنسے ہوئے تھے, بڑی مشکل سے کر رہے تھے. اب آن لائن ٹیچر ٹریننگ کے بارے میں کیا کہیں گے, ہونا ضروری ہے, کب سٹارٹ کروائی جائے گی؟ کیونکہ ابھی تو بس کلاسز میں ابھی ہم بڑی مشکل سے گزارا کر رہے ہیں کہ ہاں آن لائن کلاسز سٹارٹ کر لی ہے. اچھا, یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور کچھ عرصہ پہلے ہم نے اس پہ تھوڑی سی ورکنگ سٹارٹ بھی کی ہے اور میں اپنے پیج پہ بہت سارے لوگوں کو انٹرویو کرتا ہوں جو اس فیلڈ سے ریلیونٹ پروفیشنلز ہیں. جی. تو مجھے کچھ 10 دن پہلے ایک پاکستان کے بہت بڑا نام ہے لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں, ان کو انٹرویو کرنے کا موقع ملا. تو جب میں نے ان سے پوچھا انہوں نے کہا ہم بہت پیچھے ہیں. جیسے بریک میں اور ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا ہم اس انڈسٹری میں بہت پیچھے ہیں. وہ کہتے ہیں میں امریکہ میں سیٹلڈ تھا تو میرے دل میں خیال ہے میں پاکستان واپس آؤں 90s میں. 91 میں انہوں نے پاکستان میں لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ادارہ بنایا. وہ کہتے ہیں جس کورس کو میں نے 1991 میں آفر کیا وہ میں نے 1981 میں کیا تھا امریکہ میں اور میں نے اس میں اپنے آپ کو بہت ٹرانسفارم کیا. کہتے ہیں یہاں میں جس سے بات کرتا تھا وہ کوئی ایکسیپٹ ہی نہیں کرنے کو تیار تھا. ایکسیپٹ 2 ادارے, ایک ہماری اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک ادارہ مانا جاتا ہے اور ایک بیوروکریسی کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہیں پہ ٹریننگ کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا. اب ہم اسی ڈائلما کے ساتھ سرو کر رہے ہیں اپنے ٹیچنگ کمیونٹی کے ساتھ بھی. آپ جو بات کر رہے ہیں نا ٹریننگ کا, ٹیچنگ ٹریننگ ایک کنسسٹنٹ پروسیس ہے جی, اور ابھی آن لائن میں تو ابھی تک بہت سارے اداروں نے یہ کام کیا ہی نہیں. ٹھیک ہے, انٹرنیشنلی اس پہ بڑا کام ہو رہا ہے جی, اور یہ ضروری ہے کیونکہ اگر آپ کہیں نا کنونشنل ٹیچنگ, ٹیچر آئے پڑھائے اور چلا جائے تو آپ آن لائن انگیج ہی نہیں کر سکتے. اسکرین ٹائم کچھ اور ہے جی, انگیجمنٹ ایکٹیویٹیز کچھ اور ہیں, لیسن پلان کچھ اور ہے, ڈیسیژن میکنگ. اگر آپ کے پاس 40 لوگ ڈفرینٹ لوکیشن سے کنیکٹڈ ہیں اور ان میں 2 شرارتی آ گئے تو آپ کو کلاس نہیں پڑھانے دیں گے. آپ نے اس کا کیا کورس آف ایکشن کرنا ہے, آپ نے لوگوں کے لیے لیسن پلان بنایا, آپ نے اس کو اسیس کیسے کرنا ہے. یہ پوری ایک سائنس ہے اور میں انکریج کروں گا ان تمام کمیونٹیز کو جو ٹیچنگ اور ٹریننگ سے وابستہ ہیں کہ ایک قدم آگے آئیں, سوشل پلیٹ فارم کو یوز کریں اور ریکارڈڈ لیکچر سے بھی اور لائیو ٹریننگ سے بھی ٹیچرز کو ایجوکیٹ کریں.
یہ بڑی ہی کہہ لیں کہ اسٹرانگ انڈسٹری ہے. ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ اسکوپ ہے اس کا. اگر آپ اس میں رائٹلی انویسٹ کرتے ہیں, ٹائم انویسٹ کرتے ہیں, اپنی انرجیز انویسٹ کرتے ہیں, پے بیک بہت اچھا ہے. یہ سوشل سروس بھی ہے, اس سے آپ ریونیو جنریٹ بھی کر سکتے ہیں, اور آپ ایکچولی میں اس ملک کی ڈیولپمنٹ میں اپنا پازیٹیو رول بھی پلے کریں گے. بالکل. جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ اسٹوڈنٹ پرفارم نہیں کر پاتے, تو بڑی معذرت کے ساتھ اس میں کہیں نہ کہیں ٹیچرز کا رول بھی شامل ہوتا ہے. تو یہ دونوں چیزوں کو انگیج کرنا بہت ضروری ہے, اور میں کہوں گا ان تمام لوگوں سے جو اس پہ کام کر سکتے ہیں, آئیے ایک قدم آگے اور اپنا رول پلے کیجئے. جتنا انگیج کر سکتے ہیں ٹیچرز کو انگیج کیجئے, اداروں کو انگیج کیجئے, اور ان کو یہ ریئلائز کروائیے کہ اس کے بغیر آپ آن لائن ایجوکیشن کے آؤٹ پٹس اچھے نہیں لے سکتے. بالکل, اس بارے میں مزید بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے ہم لوگ نعمان سے ایک خوبصورت سی آواز میں گانا سنیں گے اور پھر مزید بات کریں گے اس ٹریننگ میں کیا کیا چیزیں چینج ہونی چاہیے اور کس طرح کی ٹریننگ ہونی چاہیے اب ہماری ٹیچرز کی. تیری نازک کلائی سانولی, تیری نازک کلائی سانولی, جس دن سے ہے ہم نے تھام لی. جتنے تھے تیرے چاہنے والے اب جیتے ہیں مر مر کے. سانولی سلونی سی محبوبہ, تیری چوڑیاں شڑنگ کر کے, جانے کیسی آس دلائے, ہائے ہائے کریں سب لڑکے. سانولی سلونی سی محبوبہ, تیری چوڑیاں شڑنگ کر کے. چھوری تجھ کو میں چاہوں, رنگ روپ میں تیرے کھو جاؤں, تجھ کو دیکھوں اب ہر سو میں, اب تجھ کو بھول نہ میں پاؤں. ہے رہنا مجھ کو تیرے سنگ, میرے دل کی ہے بس یہ امنگ. چھوری بس بھائے تو ہی تو, بھائے مجھ کو تیرا سانولا رنگ, سانولا رنگ, سانولا رنگ, سانولا رنگ. دل آیا ہے جب سے شام پہ, دل آیا ہے جب سے شام پہ, ہم بیٹھے ہیں بس آرام سے. صبح سہانی رات نشیلی, کیا کریں گے پسند کر کے. سانولی سلونی سی محبوبہ, تیری چوڑیاں شڑنگ کر کے, جانے کیسی آس دلائے, ہائے ہائے کریں سب لڑکے. سانولی سلونی سی محبوبہ, تیری چوڑیاں شڑنگ کر کے. ویری نائس, زبردست, بڑا ہی خوبصورت سا گانا, اور آپ نے یاد کرا دی ہمارے بڑے اچھے وقت کی جب یہ گانے گایا کرتے تھے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ لکھتے بھی ہیں, کچھ آپ نے لکھا اپنے؟ نہیں, کچھ جو ورڈز اپنے مائنڈ سے جو آ جاتے ہیں میں پراپر لکھتا نہیں ہوں. کچھ جو کریٹیوٹی کرنا ہوتی ہے, کچھ انگلش کے ورڈز یوز کر لیتے ہیں, تو زیادہ نہیں. زیادہ گانے نہیں لکھتے؟ نہیں لکھتا. ابھی تک کتنے گانے آ چکے ہیں آپ کے؟ تقریباً 5 گانے میں اس وقت گا چکا ہوں سوشل میڈیا پر, اور ابھی 2 اور سانگز ہیں جو ریلیز ہوں گے انشاءاللہ
2-3 منتھ کے اندر. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے بڑے زبردست کچھ سنگرز ہیں جو لکھتے بھی خود ہیں اپنے گانے, کمپوز بھی خود کر رہے ہیں, پھر پروموشن بھی خود ہی سوشل میڈیا پہ کی جا رہی ہے, تو وہ بڑا ایک زبردست ایک پیکج بن جاتا ہے, کیونکہ زیادہ انویسٹمنٹ بھی نہیں کرنی پڑتی اور وہ اپنا کام جو ہے خود ہی سارا کر لیتے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے یا نہیں, یہ شاعر کا کام شاعر کو کرنا چاہیے, میوزک ڈائریکٹر کو اس کا کام کرنا چاہیے؟ یہ گاڈز گفٹس ہوتی ہیں چیزیں, کچھ لوگ نہیں بھی کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں بہت سے لیجنڈز ہماری ورلڈ میں آئے ہیں, کیا انہوں نے خود لکھا ہے سب کچھ؟ تو یہ خدا داد صلاحیت ہوتے ہیں. جس طرح نصرت صاحب نے کمپوز بھی بہت اچھا کیا, گایا بھی اور میوزک ڈائریکشن بھی کیا. یہ بہت کم ایسے آرٹسٹ پیدا ہوتے ہیں. مہدی حسن صاحب نے لکھا نہیں لیکن گایا بہت اچھا ہے. تو ایسا ہی ہے, بس آپ کے اندر ایک خوبی زبردستی ہونی چاہیے ہٹ ہونے کے لیے, کامیابی حاصل کرنے کے لیے کسی بھی فیلڈ سے متعلق, تو آپ کا ستارہ چمک جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. سوشل میڈیا جیسے آپ نے ذکر کیا کہ آپ کا بھی یوٹیوب چینل ہے, آپ اس پہ بھی کام کریں, تو جہاں مشکلات ہے سنگرز کے لیے یا کسی بھی شخص کے لیے کام کرنے کے لیے, وہاں پہ اپرچونٹی ہے سوشل میڈیا, وہاں پہ ڈفرینٹ میڈیم سے آپ کام کر سکتے ہیں. اب آپ کے نام بنانا آسان ہو گیا ہے یا مشکل ہے ابھی بھی؟ آسان, دیکھیں جب آپ کو انفارمیشن نہیں ہوگی سوشل میڈیا سے متعلق وہی بھائی کے لیے, تو آپ کیسے کام کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے آپ کو لرن کرنا پڑتا ہے, آپ کو مشورہ کرنا چاہیے جو ایکسپرٹس ہیں ان سے, تب آپ آسانی سے, یا وقت تو ظاہر ہے درکار ہے, اس کے لیے ایک ٹائم پیریڈ ہے, وہ 1-2 سال کے اندر آپ اپنا چینل اسٹیبلش کر لیتے ہیں. جی, تو پھر ارننگ شروع ہو جاتی ہے. اب جتنے بھی ہیں ہمارا, بلکہ ہم لوگ انسپائریشن زیادہ تر اپنے ہمسائے ملک سے زیادہ لیتے ہیں. آرٹسٹ لوگ جو ہیں تو وہ اپنے چینل چلا رہے ہیں, ان کو شوز اتنے نہ بھی ملیں لیکن وہ ارننگ بھی بچی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. وقاص صاحب, آپ ذکر کر رہے تھے ٹیچر ٹریننگ کا کہ ضروری ہے اسٹارٹ کر دینی چاہیے. ہماری ٹیچرز کی ٹریننگ ویسے بھی بہت ضروری تھی جب آن لائن کلاسز نہیں تھی, اسٹارٹ کی گئی لیکن کچھ خاصی چیزیں ایڈ نہیں ہوئی ان کی ٹریننگ میں. وہیں پہ ہم بزنس کی اگر بات کر رہے تھے تو جناب آپ ذکر کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ایک آئیڈیا اگر ہٹ ہو گیا, جیسے ذکر کیا آپ نے ایک خاتون کا جو جویلری سیل کر رہی ہے, میری اور جیسی بہت سی خواتین ایسی ہوں گی جب ان کو دیکھیں گی کہ اتنا بزنس چل رہا ہے, ہم تمام لوگ وہی کام کرنا شروع کر دیں گے, چاہے ہمارا ایٹیٹیوڈ وہ ہو یا نہ ہو, ہمیں وہ کام کرنے کی صلاحیت ہو یا نہ ہو, ہم دوسروں کو دیکھ کے فوراً سے بزنس سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے ایسا ہونا چاہیے یا نہیں, اور کس وجہ سے ہمارے پھر بزنس زیادہ فلاپ ہوتے ہیں؟ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کاپی پیسٹ والا فلسفی جو ہے نا, وہ آپ فیلئر کی طرف لے کے جائے گا. ٹھیک ہے, آپ کوئی بھی آئیڈیا دیکھیے, اس میں جو سب سے پہلا فیکٹر ہے کہ کیا وہ کام آپ کر سکتے ہیں یا آپ کسی کے تھرو اسسٹ کر کے کروا سکتے ہیں. جی, آئیڈلائز کر کے یا فینٹیسی کریٹ کر کے آپ ریزلٹ نہیں لے سکیں گے. جی, کام ہمیشہ وہ کرنا چاہیے جو آپ سے ریلیٹ کرتا ہو, جس پہ آپ کر سکیں. جیسے فار ایگزامپل میں نے آپ سے بات کی تھی کوکنگ ہے, تو آپ اگر آپ گھر پہ رہ کے کام کرنا چاہتے ہو, دیکھیں آپ کیا کام کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو سپلائی چین کیسے آئے گا اور آگے آپ نے ڈلیوری کیسی اس کی کرنی ہے. اگر فیڈ بیک کلیکٹ کرنا ہے تو وہ کیا, وہ یہ ایک پورا سیٹ اپ, ایک پوری سائنس ہے. بزنس از ناٹ لائک کہ آپ نے سوچا اور کر لیا. آپ کو ہوم ورک کرنا پڑے گا, آپ کو ریسرچ کرنی پڑے گی کہ آپ کے کمپیریزن میں کتنے لوگ ہیں, کمپٹیشن کتنا ہے, آپ کی آڈینس کتنی ہے اور آپ اس سے کتنا آؤٹ پٹ لے سکتے ہیں. یہ ساری ورکنگ کرنے کے بعد, اور اگر آپ کسی مینٹور کو انگیج کر لیں, کسی سے مشورہ لے لیں اور پھر آگے سٹارٹ کریں, تو یہ زیادہ اچھا ہوگا. آئیڈیا یونیک ہونا چاہیے. میرا بار بار ایک ہی ایمفیسس ہے کہ اگر آپ آئیڈیا یونیک نہیں کرتے ہیں تو لوگ آپ کے ساتھ بہت لمبے عرصے تک نہیں چلیں گے. اور یہ آپ کو کنسسٹنٹلی, اس کو کہتے ہیں کنٹینیول امپروومنٹ, آپ کو امپروو کرتے رہنا ہے, آپ کو کچھ نہ کچھ نیا آفر کرنا ہے, تب جا کے آپ سروائیو کر سکیں گے. وہ جن کی آپ نے اگزامپل دی, وہ اس لیے سروائیو کر رہے ہیں کہ وہ کسٹمر سروسز کے فیکٹر کو انگیج کر رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ کسٹمر سروسز کا فیکٹر نہیں ہے. جی, ٹھیک ہو گیا. سر جی پلیز, ایک پوائنٹ اس کے اندر نا ایڈ کرنے جی جی پلیز, کہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ایک نئی چیز کوئی نہ کوئی انٹروڈیوس ہمیں کرنی چاہیے بیچ میں, اس کو میرا خیال ہے بزنس کی لینگویج میں کہتے ہیں کارپوریٹ رینیول. جی, کہ وہ آپ کو کرتے رہنا چاہیے. اور اس کا طریقہ یہ ہے, ہم شیئر کرتے ہیں اپنی آڈینس کے ساتھ, کہ آپ اگر کوئی بزنس کر رہے ہیں, ہاں جی, آپ بیٹھ جائیں, آپ دیکھیں کہ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے, اور آپ سملر کیا کر رہے ہیں, آپ ڈفرنٹ کیا کر سکتے ہیں. آپ اپنی ریسورسز جو ہیں ان کو ایلوکیٹ کریں. پہلے آپ ایکسپلور کریں, ایکسپلوریشن کریں کہ کیا ہو رہا ہے, ریسرچ کریں کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد ایکسپلائٹیشن کریں. ایکسپلائٹیشن کریں اپنی ریسورسز جو موجود ہیں آپ کے پاس. آپ دیکھیں گے یار یہ بندہ میرا یہ کام کر سکتا ہے, یہ کر سکتا ہے, یہ کر سکتا ہے. ایک ٹیم بنا کے نئی چیز آپ آفر کرتے ہیں, تو آپ کی جو فرم ہے یا جو آپ کا کام ہے وہ ایمبیڈیکسٹرس ہو جاتا ہے. یعنی ایمبیڈیکسٹیرٹی
कंटिन्यूटी की तरफ चले जाते हैं, वो बढ़ता है, नई से नई चीज ऑफर करते जाएंगे तो चलते रहेंगे, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाता। ठीक हो गया सर। वहीं पे हम पहले बच्चों के नाम की बात कर रहे थे। जब बच्चा पैदा होता है तो फौरन से हमने पहले नाम सोच लिया होता है कि भाई बेटा हुआ तो ये रखेंगे, बेटी हुई तो ये नाम रखेंगे। सर, नाम का आपकी जिंदगी में कितना असर होता है? आपकी हेल्थ हो, आपके कारोबार हो, या आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी मामलात होते हैं, नाम रखते हुए किन चीजों का खास ख्याल रखना चाहिए? आपने एक जिक्र किया था डेट ऑफ बर्थ, तो सर मैं पूछना चाहूंगी कि जब नाम रखा जाए, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा गूगल कर लेते हैं, अरेबिक नेम देख लेते हैं, उसका मतलब देख लेते हैं और फिर फौरन से नाम रख लेते हैं, तो मैं चाहूंगी इस बारे में भी बात कीजिएगा प्लीज। बात वही है जी कि आपने जो भी करना है ना जी, इस्लामिकली करें। चांद की तारीख को लेते हैं, चांद की तारीख। हाँ, इस्लाम को आप देखिए ना, इस्लामिक कैलेंडर जो है वो चांद के हिसाब से चल रहा होता है, ठीक है। चांद की बेसिक तारीखें होती हैं 28 जी, ठीक है जी, और चांद की मंजिलें भी होती हैं 28 मनाजिल होती है, हर दिन एक नई मंजिल होती है चांद की। दायरे चांद जो है वो अपने स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा होता है, 14 तारीख तक वो पीक पे जाता है, उसके बाद वो डाउनफॉल पे आ जाता है जी, मनाजिल अपनी तय करता है। तो जो नाम आप रखते हैं बच्चे का या बच्ची का जी, वो आप डेट देखें, इस्लामिक डेट कौन सी है, ठीक है जी, या आप जो भी ईस्वी कैलेंडर के हिसाब से आप देख रहे हैं, मगर चांद का हिसाब आप उसके अंदर देखिए, ठीक हो। और किसी से वही बात है कि कंसल्ट कर लें, पूछ लें कि जनाब, किसी को अगर समझ है तो वो आपको बताएगा कि ये बच्चा चांद की इस डेट में पैदा हुआ है, जो आतिशी हिस्सा है, जो आबी हिस्सा है, जो बादी हिस्सा है, या जो खाकी हिस्सा है, ठीक है। 4-28 है ना, वो 777 के अंदर वो डिवाइड हो जाता है। तो आप नाम बच्चे का या बच्ची का उसी हिसाब से रखें कि जिन डेट्स के ऊपर वो पैदा हो रहा है, उस दिन चांद की कौन सी मंजिल है, कौन सा हर्फ उस दिन चल रहा है, उसके हिसाब से नाम रखें, तो पॉजिटिविटी आती है। दुनिया के अंदर मैंने पढ़ा है, देखा है, प्रैक्टिस की है, 32 साल मुझे हो गए इस काम में, कि लोगों की नाकामी की ज्यादा वजह जो होती है वो नाम रखना होता है आयशा, और नया नाम ट्रेंड देख के अलिशबा नाम रखा होता है। एन किधर है और अलिफ किधर है? अलिफ जो है वो आतिशी है, ठीक है ना जी। वो बच्ची जो है वो उस डेट के साथ पैदा ही नहीं हुई है कि जिसमें उसका नाम ये रखा जाए, कि पूरी एक साइंस है। तो डेट के हिसाब से अगर नाम रखेंगे जी, तो जिंदगी जो है वो आसानी से गुजरेगी। अगर उसके ऑपोजिट जाएंगे, किसी से पूछेंगे नहीं, तो बच्चे या बच्ची की जिंदगी मुश्किल में गुजरती है। देखें, जो थे ना बादशाह, उन्होंने अपने साथ ऐसे लोगों को अटैच किया होता था, ठीक है जी। सिकंदर आजम जो था, वो आधी से ज्यादा दुनिया उसने फतह की, क्या था कि उसके साथ लोग अटैच थे जो उसको बताते थे आज इस डायरेक्शन में जाओ, आज इस डायरेक्शन में जाओ, आज इस डायरेक्शन में जाओ। और आपको मैं एक चीज और बताता हूँ, शायद इस चैनल पे या किसी चैनल पे कभी किसी ने बात नहीं की होगी, अल्लाह करीम ने इस दुनिया के ऊपर फरिश्ते मुकर्रर किए हैं जो चांद के हिसाब से आपके कामों में या तो आपकी हेल्प करते हैं या आपको रोकते हैं, और उनको कहा जाता है रिजालुल गैब। रिजाल का मतलब होता है मर्द, एक से ज्यादा मर्द। रजल जो होता है वो मर्द होता है, और रिजाल बहुत सारे मर्द। मर्दाने गैब जो हैं वो फरिश्ते हैं। अगर आप उस डायरेक्शन पे जहाँ पे वो हैं, उस दिन उनके दिन मुकर्रर हैं, तारीखें मुकर्रर हैं, अगर आप उसके ऑपोजिट जाएंगे आपके काम नहीं होंगे, ठीक है। अगर आप उसके मुखालिफ जाते हैं तो काम नहीं होगा। अगर आप वेट करते हैं कि वो अपनी जगह से मूव हो, तभी तो वो एस्ट्रोलॉजिस्ट कहते हैं ना जी, आप 2 दिन 3 दिन घर से बाहर ना निकलें, ऐसे ना करें। वो अंदर की बात आपको नहीं बताते। होता ये है कि वो रिजालुल गैब जो है वो उनकी वजह से जो है वो रोकते हैं या बताते हैं, जो लोग समझते हैं इस चीज, ठीक है। और बच्चों के नाम की आपने बात की है, तो वो भी चांद की स्टेजेस के हिसाब से रखेंगे तो आसानियां जो हैं वो ठीक हो गया। सर, वो अक्सर हम सुनते हैं ना कि बड़ी एज बेबी हो जाती है, फिर आप अपना नाम चेंज कर लेते कि फलां शख्स ने मुझे कहा था, जो ये इल्म रखते हैं उनकी वजह से, कि मैंने अपना नाम, मेरा नाम भारी था। मतलब ये एक बड़ा कॉमन सा वर्ड हमें सुनने को मिलता है कि जी मेरा नाम बड़ा भारी था, मैं जो भी काम कर रही थी या कर रहा था वो रुक जाते थे या होते नहीं। तो उसकी सही वजह यही होती है कि आपका नाम आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच नहीं होता, नहीं हो रहा, इस वजह से चेंज कर सकते हैं आप। ठीक हो गया सर, आपका नाम का मतलब आपके कलर। और सर, स्टोन्स की भी हम बात करेंगे, क्योंकि आप अपने स्टार्स के साथ मैच करके स्टोन्स पहनते हैं, कुछ लोग शौकिया पहन लेते हैं। तो स्टोन्स के बारे में भी मैं चाहूंगी कि क्या आपको पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, अगर पहनते हैं तो उसका क्या असर होता है? देखिए, बात यह है कि इसको ना जी कोई वो नहीं बनाना चाहिए, मतलब बिद्दत नहीं बनाना चाहिए। ठीक है,
स्टोन थेरेपी भी अपनी जगह पे है जी। कई आप जगहों पे देखें कि स्टोन्स के साथ उनको हीट करके मसाज किया जाता है, स्टोन थेरेपी दी जाती है। जो आपके बॉडी पॉइंट्स हैं जहाँ जहाँ पे खराबी होती है वो स्टोन थेरेपिस्ट जो है वो उसको थेरेपी से ठीक करते हैं जी। इसका मतलब ये है कि स्टोन्स के अंदर कोई अल्लाह ताला ने कुदरत तो रखी है, अल्लाह ताला ने कोई चीज़ जो है वो बगैर हिकमत के पैदा की नहीं, कोई फालतू चीज़ है ही नहीं यहाँ पे। स्टोन्स जो हैं उनसे मतलब किडनी स्टोन की बात नहीं कर रहा मैं वो जो मतलब आपके बर्थ स्टोन्स जी। जेम स्टोन्स जो हैं वो काम करते हैं, यानी उनका काम है कि यूनिवर्स से एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करके जी। उसकी जो है एब्जॉर्प्शन होती है वहाँ, और फिर वो आपकी बॉडी के अंदर ठीक है। जहाँ जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो वहाँ पे जो है वो पहुँचाते हैं और वो चीज़ जो है कदरे बेहतर होनी शुरू हो और जाती है। अगर सर आपने कोई स्टोन पहनना है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि अक्सर लोगों की डेट ऑफ बर्थ भी ठीक नहीं होती, जो हमारी आईडी कार्ड पे लिखी होती है, जो हमें पता होती है वो कुछ डेज या तो आगे होती है या पीछे होती है, कुछ लोगों की एग्जैक्ट होती होगी। तो अगर आप पहनते हैं तो उसकी साइड इफेक्ट होते हैं आपकी जिंदगी में? जिन लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ क्लियर नहीं है उनका तरीका ये है, ये सुन लें, कोहिनूर के पैनल से हम इसको भी करते हैं जी। कि अपने नाम का पहला हर्फ ठीक है। देख लें, या अपनी वालदा का नाम और अपना नाम, किसी समझदार बंदे के पास जाएं, अपनी वालदा का नाम बताएं, अपना नाम बताएं, आदाद निकलवा के तो फिर पत्थर पहने। ऐसे पत्थर पहनना ठीक है। अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, स्टार का नहीं पता, मत पहने। ठीक हो गया, आप अपना नाम मदर का नाम बता के फिर पहन सकते हैं। सही सर, इस बारे में मजीद भी बात करेंगे। कुछ लोग स्टोन्स कुछ अरसे के लिए उतार भी देते हैं, उसको मिट्टी के प्याले में रखते हैं, फिर दोबारा से पहनते हैं, ये क्या होता है, ये इसका कितना असर है, इस बारे में भी बात करूंगी। लेकिन डॉक्टर शेराज से पूछना चाहेंगे। डॉक्टर शेराज, जैसे आप किडनी के बारे में बता रहे थे, स्टोन्स के बारे में आपने जिक्र किया कि किस तरह से हो जाते हैं, प्रॉब्लम क्या क्या होती है, वहाँ पे एक्नी भी एक कॉमन बीमारी है, मर्द हजरात को भी हो जाती है और लड़कियों को स्पेशली मेकअप ज्यादा वेयर करने की वजह से। इसका क्या ट्रीटमेंट है? इसका भी कोई स्लोली ट्रीटमेंट है या? इसमें बहुत से काजेज हैं। इसमें काजेज ये है कि आपका सबसे पहले देखना है आपका स्टमक में एसिडिटी तो नहीं है जी, और सेकंड वन इज आप लिवर फंक्शन आपका ठीक है जी, कि लिवर फंक्शन डिस्टर्ब तो नहीं हुआ ब्लड में जो है गर्मी हीटअप हो जाता है ब्लड, जिसकी वजह से फिर आपके चेहरे उसके असरात जो है वो आपके चेहरे पे नज़र आते हैं। और पानी लोग बहुत ज़्यादा कम पीते हैं। और फिर उसके बाद जो मेकअप है इसके ऊपर भी देखते हैं कि वो कौन सा इस्तेमाल करना है, क्योंकि बाज़ औक़ात मेकअप भी जो है आपकी स्किन को जो है वो डैमेज खराब कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ज्यादातर लोग कहते हैं कि अगर आजकल तो काफी अच्छे मेकअप आ गए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल मेकअप से ज्यादा प्रॉब्लम्स होती होगी। लेकिन इसमें स्टमक जो है वो ज्यादा इशू करता है, उसमें एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है। एसिडिटी की वजह से ये जो है ना आपको एक्नी होती है। तो ठीक है, कोई ड्रॉप्स वगैरह हैं जो आप? जी बिल्कुल, ड्रॉप्स हैं। इसमें आप जो एक्ने देखना ये कि पहले तो साइन सिम्टम्स लेने पड़ते हैं, सिम्टम्स क्या हैं पेशेंट के, ड्रॉप्स फिर उसी साइन सिम्टम्स के मुताबिक जो है वो ड्रॉप्स जो है डायग्नोज होते हैं, उसके मुताबिक दिए जाते हैं। सर, मेडिकल का बिजनेस काफी चमका इस बार और इस कोविड-19 में, तो सर मजीद बहुत से लोगों ने फार्मेसी पे काम करना शुरू किया, ऑनलाइन भी बहुत ज्यादा लोग आ गए, इन्वेस्टमेंट भी काफी ज्यादा देखने में आई। सर क्या देखते हैं पोस्ट कोविड-19 कौन सा बिजनेस ज्यादा हिट रहने वाला है और किस पे ज्यादा काम होने वाला है? सर्विसेज की इंडस्ट्री बड़ी फ्लरिश करेगी, कंसल्टेशन की इंडस्ट्री फ्लरिश करेगी जी। और हर वो बंदा ये इस पैंडेमिक का जो एक ट्रेंड सेट होगा ये जी बड़ी जल्दी खत्म नहीं होगा। आप किसी को डोर स्टेप पे डिलीवरी सर्विसेज क्वालिटी के साथ दे रहे हैं ना, आप सरवाइव करेंगे। ठीक है। लोगों को इस एटीट्यूड को चेंज होने में कोई 6 माह से लेके 3 साल लगेंगे। मुझे एक सारी सर्विस घर बैठे मिल रही है, मैं क्यों जाऊं किसी जगह पे? मैं गाड़ी लेके पहले पार्किंग ढूंढूं, इस गर्मी में बाहर जाऊं और जाके फिर वहां पे वेट करूं, फिर वो पिक करूं, फिर वापस आऊं, और वो ये जो ट्रैवल टाइम, वो जो एक हेडेक है ट्रैफिक और बाकी सारा, एक बंदा मुझे उसी प्राइस में घर जाके सर्विस डिलीवरी कर रहा है, तो मेरे लिए वो बहुत अच्छा है। तो ये दुनिया भर में बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने एक चाइनीज एक बिजनेस का मॉडल है जी, अली बाबा, वो यही कर रहे हैं। हाँ जी, आप पूरी दुनिया में बैठ के उनको $1 की चीज ऑर्डर करें, वो आपके घर तक दे के जाते हैं। बिल्कुल। तो हम पाकिस्तान में विद इन सिटी लिमिटेड बाउंड्रीज के अंदर ये काम नहीं कर सकते। आप क्वालिटी सर्विसेज और कस्टमर एक्सपीरियंस के साथ जाइए, ठीक है, आप सरवाइव करेंगे।
जबरदस्त. और सर सबसे पहले जैसे आपने जिक्र किया था आइडिया, फिर आप थोड़ा इन्वेस्टिगेट कर लीजिए, होमवर्क कर लीजिए, देन आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें. बहुत सी बिजनेस जो बिजनेस करना चाहते हैं उन्होंने स्टार्ट भी किए लेकिन उन्होंने अपनी ऑडियंस नहीं देखी. फॉर एग्जाम्पल मेरे एरिया में अगर सैलून की जरूरत नहीं थी तो एक ही लाइन में बहुत ज्यादा सैलून बनना शुरू हो गए. सर इनको क्या पहले किसी से कंसल्ट कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए मार्केट में जरूरत किस चीज की है, ऑडियंस को नीड किस चीज की है, तो अपना बिजनेस वहां पे लॉन्च करना चाहिए? डेफिनेट सी बात है, जैसे भी आपने कहा आपने होमवर्क ही नहीं किया, आप अपने एक्सपेंसेस भी नहीं मीट कर पाएंगे और आप एक टाइम के बाद फ्रस्ट्रेट होके फिर आप हो सकता है बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हो लेकिन फिर आप किसी ऐसी जगह पे भी जाके बिजनेस नहीं करेंगे जहां पे उसकी एक्चुअल अपॉर्चुनिटी है. बिजनेस के थंब रूल हैं 3. नंबर 1 जिस तरह मैंने कहा आइडिया और विजन, नंबर 2 रिसर्च और नंबर 3 कंसल्टेशन है. हम मेंटोर्स को फॉलो नहीं करते, हम उनसे कम्पीट करना चाहते हैं, हम उनसे सीखना नहीं चाहते. अगर आप बिजनेस के इफ एंड बट्स और डूज एंड डोंट्स उनसे सीख लें लेकिन फिर वो अगली बात जो मैंने कहता हूँ 4th स्टेप है, इनोवेटिव होके चले जाएं तो आप परफॉर्म भी करेंगे और सस्टेन भी करेंगे. हम क्या करते हैं, हम कॉपी कर लेते हैं. और ऑडियंस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस में. अगर आपने ऑडियंस आइडेंटिफाई नहीं की और आपने उसके एनालिसिस नहीं किए, यानी पाकिस्तान में अगर आप लो प्राइस इनकम के लोगों को टारगेट करके आप उनको कोई भी ऐसी चीज देते हैं जो डोर स्टेप पे मिल रही है और वो क्वालिटी वाली चीज है, आप कभी बिजनेस में फ्लॉप नहीं होंगे. थैंक यू सो मच वकास साहब, आपके कीमती वक्त. क्या प्रोग्राम के एंड पे क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? अपॉर्चुनिटीज को फोकस कीजिए ज्यादा से ज्यादा और अपने लोगों का ख्याल रखिए, स्पेशली जो आपके सराउंडिंग में है. बात सुन लिया कीजिए किसी की, अगर आपको कोई बात का सोल्यूशन नहीं है ना, बात सुन लेना भी इलाज है. किसी की रिलैक्सेशन थेरेपी हो जाती है. हम लोग ये जो अवॉइड करते हैं ना कि बात सुने बगैर उसको एक डिसीजन मेकिंग फेज में ले जाते हैं, इससे गुरेज कीजिए. और जितना हो सकता है जिस भी प्लेटफॉर्म से, आपका ये प्लेटफॉर्म है, आप कोशिश कर रहे हैं, आप जहां पे भी बैठे हैं लोगों में पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश कीजिए. मैं मोटिवेशन की बात नहीं कर रहा, मैं पॉजिटिविटी की बात कर रहा हूँ. ठीक हो गया, पॉजिटिविटी पे. थैंक यू सो मच वकास साहब. डॉक्टर शिराज क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जो इस वक्त कोविड-19 की वजह से जो इस वक्त पूरे मुल्क के हालात ख़राब हैं, तो इसमें यही कहना चाहता हूँ कि SOPs का ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ख्याल रखा जाए. और सुबह उठ के सिर्फ एक छोटा सा काम किया करें कि सुबह उठ के एक गिलास गर्म पानी ज़रूर पिए, क्योंकि गर्म पानी पीने वाले कहते हैं कि गर्म पानी जो लोग पीते हैं 90 से 80-90% जो है डिजीज़ वो ख़त्म हो जाती है. ठीक हो गया, थैंक यू सो मच डॉक्टर शिराज. डॉक्टर मोहम्मद अली क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा जी कि अपने आप से प्यार करें, इंसानियत से प्यार करें और अल्लाह के लिए पाकिस्तान से प्यार करें. बहुत प्यारी जगह है ये, इसके बगैर हम कुछ नहीं है. बिल्कुल. प्लीज़ पाकिस्तान से प्यार करें, इस तरह से करें कि जो डिजर्व कर रहे हैं ना इस वक्त लोग इस मुश्किल के टाइम में, उनके सर पे हाथ रखें. और ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, ये चीज़ें हैं, नेगेटिविटी ना फैलाएं, पॉजिटिविटी की तरफ जाएं. प्लीज़ पाकिस्तान से. थैंक यू सो मच डॉक्टर मोहम्मद अली. आपका नुमान क्या कहना चाहेंगे? इन्हीं भाई की बात को आगे मैं बढ़ाऊंगा कि जिस तरह उन्होंने पानी के बारे में कहा, मैं खुद तकरीबन 10 से 15 साल हो गए मैं गर्म पानी ही पीता हूँ. बहुत कम ऐसा होता है कि गेस्ट आपके सामने वो जो होते हैं वो आपको रख देते हैं कि ठंडा पानी पी लें, लेकिन मजबूरी है. लेकिन आप रूटीन आप अच्छी बना लें और एहतियात जितनी आप कर सकते हैं करें. इवन कि मैं तो बहुत ज़्यादा कह रही हूँ कि घर जाते हुए भी अपने शूज़ के जो सोल है उनके ऊपर भी स्प्रे करता हूँ. तो ये हमने सीखा है और सीखना है मज़ीद, क्योंकि आगे देखिए ये ज़िंदगी जो है इसमें इस तरह के बहुत से हादसात और मुश्किलात आती हैं, डिसीज़ आती हैं, तो हमें मुस्तकिल इन चीज़ों की आदत डालनी पड़ेगी. अपने जो है बॉडी को आप ये सेव कर सकते हैं, हाथों को अच्छी तरह से धो लें. और ये पहले भी हमें सिखाई जाती थी, अब ज़्यादा हमारी मजबूरी भी है, तो इसको लॉन्ग टर्म चलने दें. 2-3 साल के अंदर हम लोग इस चीज़ के यूज टू हो जाएंगे इंशाल्लाह. अभी भी काफ़ी हद तक हो गए हैं. अभी भी आप देख सकते हैं डॉक्टर मोहम्मद अली मेरे शो में भी ग्लव्स पहन के बैठे हुए. थैंक यू सो मच नुमान. प्रोग्राम के एंड पे हम आपसे गाना भी सुनेंगे. इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए. खुश रहिए, इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, खास तौर पर अपने नेबर्स में, अपनी सोसाइटी में, मोहल्ले में, जहाँ पे भी आप रह रहे हैं. देखिए जो डेली वेजेस पे काम कर रहे थे, अगर उनका काम नहीं चल रहा तो उनका भी खास ख्याल रखिए. इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़. तेरे नाल लखियां मिलिया ते मैनू प्यार हो गया. तेरे नाल लखियां मिलिया ते मैनू प्यार हो गया. तेरे नाल लखियां मिलिया ते मैनू प्यार हो गया. हो गया हो गया हो गया.
देखो इंसिडेंट हो गया, तेरा मेरा देखो इंसिडेंट हो गया, मुंडा तेरे लई मुंडा तेरे लई टीना जी इनोसेंट हो गया, मुंडा तेरे लई टीना जी इनोसेंट हो गया, मुंडा तेरे लई। दिल धक 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 करदा मेरा तेरे ते दिल मरदा मेरा, दिल धक 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 करदा मेरा तेरे ते दिल मरदा मेरा, मैंने तेरे नाल प्यार हुआ, तेरे नाल इकरार हुआ, मैं बीमार तेरा दिल शिकार, तेरा भुल्ली ना कदी तू, मुंडा तेरे लई मुंडा तेरे लई टीना जी एक्सीलेंट हो गया, मुंडा तेरे लई टीना जी एक्सीलेंट हो गया, मुंडा तेरे लई। बिट 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 तकदी रहंदी, मैसेज कर कर हसदी रहंदी, बिट 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 तकदी रहंदी, मैसेज कर कर हसदी रहंदी, प्यारी है प्रेटी भी लगदी है स्वीटी भी, हार्ट टच करे वेरी मच करे लाइव लच करे तू, मुंडा तेरे लई मुंडा तेरे लई टीना जी परमानेंट हो गया, मुंडा तेरे लई टीना जी परमानेंट हो गया, मुंडा तेरे